स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और हमारे साथ जो है मेरे दो सहयोगी हैं, मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम। गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल क्यूज़ में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। गिफ्ट सिटी की जो निफ्टी है यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन आज क्या ऑन द शो रहने वाले हैं उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। ऑफ कोर्स इस पे जो है हम बात करेंगे कि कौन से अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, उस पर बात करते हैं। 4 विंडो ट्रिगर्स, इस पे जो है हमारी जो टोटल कॉल रहने वाली है। एक बार स्क्रीन पे लाते हैं कि क्या अहम बात है जिस पे हमें फोकस करना होगा आज हाँ तो, और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज़ क्या रहेंगे उस पर भी हमारी ओवरऑल नज़र रहने वाली है। अब चलिए इनके जो है ओवरऑल नंबर्स पे भी फोकस कर लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ किस तरह आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऑफ कोर्स ट्रिगर्स की बात करें तो डाउ जोन्स से 200 अंक सुधर कर बंद हुआ है। यूएस चीन की जो ट्रेड डील है वो दूसरा दिन है। ऑफ कोर्स 9 जून से ये स्टार्ट हुआ था लंदन में, यहाँ पे टॉक्स आ रहे हैं। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या डिसीजन आ रहा है, लेकिन बातचीत चल रहे हैं। यूएस की डेलीगेशन भी है और चीन की डेलीगेशन भी है, जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड की जो है ओवरऑल किस तरह परिस्थिति बदलेगी उस पर भी नज़र रहेगी। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पे एक तेज़ी देखने मिली है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,250 लेवल्स के पास है, इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव ओपनिंग आ सकता है। और अब जो है और मोमेंटम बढ़ चुका है, लगभग 60 पॉइंट्स का जो है एक्सपेक्टेड ओपनिंग है। कच्चे तेल में देखें तो 2 महीने के ऊंचाई पर है। ब्रेंट का भाव $64 के पार हो गया है। ऑफ कोर्स जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ या जो डिमांड सप्लाई के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो अभी आपको प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये उबाल जो है बढ़ चुका है। तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज को भी जो है हम अपने एनालिसिस में नज़र रखेंगे। और इम्पॉर्टेंटली एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एफएसडीसी की अहम बैठक में आज हिस्सा लेने वाली है, मुंबई में ये होगा, तो इस पर भी ऑफ कोर्स नज़र रहेगी। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा मेजर ट्रिगर्स जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है मार्केट्स में, और धीरे धीरे करके जो है नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो उस पर हमारी जो है टोटल फोकस रहने वाली है। लेकिन अब चलते हैं मानसी के पास। गुड मॉर्निंग मानसी। ग्लोबल ट्रिगर्स क्या हो रहे हैं अभी बात करें तो? बिल्कुल शरद, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल सेटअप ठीक ठाक कहा जाएगा बिकॉज गिफ्ट निफ्टी की तरफ से शुरुआती संकेत ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के गेन्स हैं। एशियाई बाजार भी ठीक ठाक ट्रेड करते हुए मजबूती की चाल है। हालांकि अमेरिकी बाजार में हम देख रहे हैं कल सपाट कामकाज कहा जाना चाहिए, मिले जुले स्टांस भी कह सकते हैं। सो ऑल इन ऑल सेटअप ग्लोबल मार्केट्स का अगर देखा जाए आज के लिए ठीक ठाक नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर, 60 पॉइंट्स के गेन्स एज वी टॉक। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें, कल मिली जुली चाल ही देखने को मिली। दिन के निचले स्तर से डाउ संभला जरूर, लेकिन 200 अंकों की मजबूती दिखाई। वहीं नैस्डैक में उतार चढ़ाव ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, काफी वॉलेटिलिटी वहां पर देखने को मिली। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव या वॉलेटाइल साइंस नजर आए, और जब क्लोजिंग हो रही थी ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स की गेन्स के साथ नैस्डैक में भी क्लोजिंग नजर आई। और लंदन में यूएस और चीन के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो एक बातचीत हो रही है, यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। फर्स्ट डे ऑफ द टॉक्स हो चुके हैं, आज दूसरी बार बातचीत होने जा रही है। और आपको बता दें कि बाजार को दोनों देशों के बीच ये जो ट्रेड टॉक्स है उस पर कोई जानकारी निकल कर आए इसका इंतजार ज़रूर है। यूएस की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ट्रेड टॉक्स जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं। यूएस और चीन के बीच व्यापार वार्ता जो है वो अच्छी चल रही है, लेकिन चाइना की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आना अब भी बाकी है। और यूएस और चीन के बीच ये जो ट्रेड टॉक्स हैं ये आज भी जारी रहेंगे। तो उम्मीद यही करके चलेंगे कि बाय द इवनिंग या बाय टुमारो इटसेल्फ कुछ न्यूज़ फ्लोज वहाँ से आते हुए ज़रूर नजर आएँ। कल यूएस में मई सीपीआई के आंकड़े आते हुए दिखे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें 2.9% की बढ़त वहाँ पर। तो स्टैटिस्टिक्स वाइज सीपीआई इन्फ्लेशन की चाल जो इस पर भी नज़र है। और एफओएमसी की बैठक पर नज़र रखनी होगी। इस महीने की 17 और 18 जून को एफओएमसी की बैठक होने जा रही है, और एफओएमसी के बैठक के बाद 18 जून को फेड पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखेंगे। सो अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि वॉच आउट करने होंगे, 17 और 18 जून इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे। अब आ जाते हैं एशियाई बाजार की चाल पर। एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा एक्शन है, और ये एक्शन बरकरार रहा है। निक्केई में लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं मजबूती है। फिलहाल अगर आप देखेंगे करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ निक्केई कामकाज करता हुआ, और कोरिया में लगातार तेजी का दौर जो है वो जारी है। 0.5% गेन्स ही सही, लेकिन मजबूती के साथ वहां पर भी कामकाज फिलहाल देखने को मिला है। साथ साथ अगर आप अन्य संकेत बाजार के देखेंगे, एक तो सीमित दायरे में सोना है। सेफ हेवन कमोडिटीज़ की अगर बात करें, सोने के सामने चांदी जो है कह सकते हैं चांदी आउट परफॉर्म कर रही हैं, और
फ्लैट लेवल या सीमित दायरे में सोने की चाल नजर आएगी। घरेलू बाजार, विदेशी बाजार में भी कॉमिक्स पर दाम $3,337 के आसपास है। और कच्चे तेल की चाल पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि मांग बढ़ने की उम्मीद से और साथ ही ये जो यूएस चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, काफी सारे फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट है जो कि कच्चे तेल की चाल पर पड़ रहा है। $67 के पार ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ। चीन से मांग बढ़ी है, ग्लोबल आउटलुक सुधरने की उम्मीद है और यही सारे फैक्टर्स है जिसके चलते क्रूड में हम देख रहे हैं ये लेवल अप होता हुआ। कमजोर डॉलर से भी क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ पिछले हफ्ते 4% ये चढ़ता हुआ दिखाता है। ये तेजी जो है अब भी यहाँ पर बढ़ती हुई बरकरार है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें 4.48% पर देखने को मिली है और साथ ही डॉलर इंडेक्स जो है वो 98-99 लेवल्स के आसपास इस वक्त देखने को मिला है। सो यस, यूएस चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स का सेकेंड डे होगा आज और लंदन में क्या बातचीत होती है और ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर किस तरह की बातचीत और किस तरह के आउटकम्स निकल कर आते हैं, इस पर फोकस रहेगा। एशियाई बाजार मजबूत है, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स ठीक ठाक है और यूएस की मिली जुली चाल है जिस पर नजर रखनी होगी। सो ऑन द फेस ऑफ इट भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप इस वक्त ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजार का आउटलुक, मार्केट का आज का आउटलुक कैसा रह सकता है ऑन ट्यूसडे सेशन, इसकी बात करते हैं। 25,100 के लेवल्स पर कल हमने देखा दिन की शुरुआत से ही बाजार में तेजी थी, तेजी का दौर जरूर दिखा। फ्राइडे सेशन में जो आरबीआई की तरफ से बूस्ट आया उसका इंपैक्ट मंडे सेशन तक रहा, लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिएगा कि कल के बाजार में एक रेंज में कामकाज था, मजबूती का दौर था, लेकिन रेंज वाइज कामकाज निफ्टी में एटलीस्ट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की तरफ से भी हमने देखा एक्शन बरकरार रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मजबूती जो है वो ज्यादा देखने लायक थी। मिड कैप स्मॉल कैप में काफी एक्शन था। गुड मॉर्निंग अभिषेक। एफआईएस डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और अब एफआईएस की वापसी होती हुई ही कही जाएगी। कैश मार्केट में कल भी हमने देखा खरीदारी के आंकड़ा, हालांकि वायदा बाजार में कुछ बिकवाली के नंबर्स भी आए हैं। एफआईएस डीआईएस के एक्शन से शुरुआत करेंगे और मार्केट का आउटलुक समझेंगे। मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए एफआईएस की बाइंग के फिगर आए तो हैं, 2000 करोड़ रुपए की बाइंग की फिगर आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और जिस फोर्स से बाइंग आनी चाहिए एफआईएस की वो बाइंग नहीं आ रही। इसी के चलते कल के सत्र में हमने देखा कि बाजार एक रेंज में भी फंसा रहा। एक्चुअली एफआईएस के शॉर्ट्स बहुत हैं और अभी शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ नहीं रही है, मतलब पता नहीं उसकी पीछे की वजह क्या है। अदरवाइज क्या है ना कि शॉर्ट कवरिंग का फोर्स बाजार में आना चाहिए। अगर ये एक बार ये शुरू होगी तो फिर बाजार कल जो एक नैरो रेंज में कारोबार किया 25,100 के ऊपर की, हालांकि हमने क्लोजिंग देखी है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग और चाहिए एफआईएस की तरफ से, तब जाके माहौल बदलेगा। ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए की बाइंग से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी काफी छोटी है नेट अगर देखेंगे तो। जी हाँ, डीआईएस बिल्कुल सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। डीआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है। 14-17 में लगातार वहां से हमने तेजी के बाइंग के ही आंकड़े देखे हैं कैश मार्केट में। लेकिन एफआईएस को लौटना पड़ेगा, थोड़ा सा और अपना सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी जो लॉन्ग होल्डिंग कल के सत्र में हम देख रहे थे कि 21% पर गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी और निकल गई है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा शॉर्ट है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आखिर एफआईएस किस चीज का वेट कर रहे हैं? कल हम एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या एफआईएस का पैसा क्या चाइना के बाजार में जा सकता है, क्या बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी एलिवेटेड है अमेरिका में, क्या वहां पर चला जाएगा एफआईएस का पैसा। ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन अगर एक बार एफआईएस का निवेश शुरू हो गया तो फिर जाके फिर मजा आएगा। हालांकि धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं एफआईएस की तरफ से, देखते हैं कि फुल फोर्स में बाइंग कब आती है। एक बार बाइंग लौट आई तो फिर अब जो रेट कट का सपोर्ट मिला भारतीय बाजारों को, ये यहां से कंटिन्यू होता हुआ निश्चित तौर पर और दिखेगा और आप 25,500 26,000 की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे, जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी के, उसकी तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एकमात्र जो चीज अब रह गई है बाजार के लिए वो ये है कि एफआईएस बाइंग कब करते हैं। कल के सत्र में आप देखिए 1993 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की हुई थी। डीआईएस की ऑलमोस्ट डबल आप कह लीजिए, करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। तो डीआईएस ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि अच्छे से सपोर्ट करते हैं भारतीय बाजारों को। घरेलू फंड्स की बाइंग हो रही है इस माहौल में। कल हालांकि स्टॉक ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने बिकवाली की है, तो अभी भी थोड़ा सा ना हाथ खींच कर रखा हुआ है एफआईएस ने। देखते हैं कि ये फुल फ्लेजेड बाइंग कब आती है। लेकिन आज अगर हम सेटअप की बात करें तो शरद कह रहे थे कि मानसी आप भी कह रही थी कि रेंज का बाजार कल का था। आज शायद वो रेंज का बाजार न रहे। कल टाइट रेंज थी, आज होता है कि रेंज बड़ी हो जाए, क्योंकि मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होती है।
और हमने देखा है, मतलब ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है बाजार और काफ़ी बड़ी रेंज रही है। कम से कम अगर हम पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो करीब 350 से लेकर 400 पॉइंट के आसपास की रेंज रही है। तो देखते हैं अगर उस ट्रेंड पर अगर चलता है अगर बाजार, तो आज आप वोलेटाइल माहौल देखेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, तेजी का मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 सत्र की तेजी हो गई है और ये जो 25,000 तक की रेंज में जो बाजार फंसा था उसके ऊपर निकलने के संकेत अच्छे से बाजार ने दे दिए हैं। कल हमने 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है, इंट्राडे हाई 25,160 के आसपास का था। बैंकिंग, एनबीएफसी, एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, ये तमाम शेयर कल के सत्र में चल रहे थे। उम्मीद करके चलेंगे कि इनकी तेजी आगे भी जारी रहेगी। ग्लोबल संकेत देखिए आपके लिए पॉजिटिव हैं। अमेरिका और चीन के बीच में लंदन में बातचीत हो रही है और अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड ल्यूटनिक। दोनों ने कल पहले दिन की जब बातचीत समाप्त हुई तो उसके बाद जब बाहर रिपोर्टर ने सवाल पूछे तो दोनों ने कहा कि नहीं, फ्रूटफुल बातचीत हुई है, पॉजिटिव बातचीत हुई है। हालांकि हे लिफेंग हैं चाइना के वाइस प्रीमियर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उसको अवॉइड किया और इस पर कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि ये पॉजिटिव अगर बातचीत होती है तो बाजार के लिए यहाँ से मोमेंटम को और बढ़ाने का काम करेगी। नियर टर्म में सच कोई बाजार के लिए नेगेटिव है नहीं और डोमेस्टिक ट्रिगर्स हमारे लिए फिलहाल ज़्यादा मजबूत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि निफ्टी बैंक आज लगातार तीसरे सत्र में रिकॉर्ड हाइज बनाएगा और निफ्टी बैंक आज फिर से निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। कल आईसीसी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी थी, 0.25% के आसपास की गिरावट थी। इसके चलते निफ्टी बैंक में जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी हुई नहीं। एक नेगेटिव खबर की हम चर्चा भी कर रहे थे कि कोटा के ब्रांच में एक फ्रॉड की खबर भी आई थी ओवर द वीकेंड। सेंटिमेंटली इंपैक्ट कर सकती है क्योंकि फ्रॉड का आंकड़ा बहुत ही छोटा है। लेकिन देखते हैं कि आज क्या आईसीसी बैंक वापसी करता है। आईसीसी बैंक ने अगर वापसी की तो फिर बाजार की चाल में थोड़ी सी और बढ़ोतरी हम देखेंगे। वैसे भी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 60-65 के ऊपर खुलने के। तो आज फिर से आप देखेंगे कि निफ्टी 5वें सत्र में तेजी का पंच जरूर लगाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल सारे के सारे संकेत और सेटअप की बात करें तो वो पॉजिटिव है। अगर आप निफ्टी की, अगर हम पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर है 0.93 और अगर आप बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो 1 पर है। ज़्यादा अभी भी कोई तनाव की बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिव है आपके लिए दोनों सेटअप और एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ रही है। एक बढ़िया संकेत आपके लिए वहां से भी आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, सेटअप जो है एफआई की तरफ से या डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन की तरफ से देखें तो अच्छी लग रही है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो आपने ऑफकोर्स बात किया था कि रेंज जो है आज ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स एक्सपायरी भी है आज, तो यहाँ पे जो है चेंजेस देखने मिलेंगे। लेकिन अभिषेक, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के, अगर आप वो बता पाएँ आज कैसे रहेंगे, और निफ्टी बैंक भी कैसे प्ले आउट होगा, इन दोनों पर ही जो है अपनी राय दें। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए सब कुछ बाजार के लिए छोटी अवधि में कम से कम पॉजिटिव दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्पीड पर ब्रेक लगेगा नहीं। और ये जो बाजार है ना, पूरी तरह से ये तेजी का बाजार है। इसमें ना शॉर्ट करने का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ना कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही नियर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ है कि जो बाजार का सेंटिमेंट को बहुत डैम्पन करेगी। ये ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं और आप मान के चलिए कि अब ये दूसरे दौर की बातचीत इसीलिए हो रही है कि नहीं, दोनों देश चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को सामान्य किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी रुख में नरमी आई है, तो चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और निफ्टी का मान के चलिए कि मोमेंटम यहाँ से तेज़ी का कंटिन्यू रहेगा। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें निफ्टी की तो 25,000 पर एक इमीडिएट छोटा सपोर्ट है। 24,800 बड़ा सुरक्षित लग रहा है, उसके टूटने की संभावना बहुत ही कम है। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर हल्का सा एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,500 का रास्ता क्लियर दिख रहा है। तो आप अगर आप मोटा रेंज अगर आप मान के चलना चाह रहे हैं तो 500-700 पॉइंट की रेंज है, मतलब निफ्टी के लिए। 25,500 की निफ्टी अगर बाधा को पार कर लेता है तो तेजी को और बढ़ाएगा निफ्टी। अगर किसी को नई बाइंग करनी है तो ये है कि देखिए, मतलब इस लेवल पर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100-150 पॉइंट का अगर क्वेश्चन मिल जाए, अगर 25,100 की रेंज में अगर मिल जाए निफ्टी, तो बेहतर एक एंट्री के लिए पॉइंट बन जाएगा। तो तेजी का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और तेजी का ही बाजार है। आपको तेजी ही प्ले करना है, लॉन्ग के ही सौदे आपको कम से कम इंडेक्स में करने हैं। तो ये आपके लिए रणनीति है। बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें
तो बैंकिंग फाइनेंशियल में मोमेंटम अभी ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे ब्रेक आने के संकेत हैं। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि तेजी ज़बरदस्त रही और बैंक निफ्टी बेहतरीन मोमेंटम में है। जब 56,000 के नीचे था तो हम कह रहे थे कि 56,000 एक बार पार कर लेगा तो 57,000 तक तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। 57,000 कल हमने पार होते हुए देखा भी। कल लाइफ हाई पर बाजार निफ्टी बैंक ने कल शुरुआत भी की थी। थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन लाइफ हाई बना है। उम्मीद करके चलेंगे कि आज फिर से आप एक नए लाइफ हाई के लिए निफ्टी बैंक में तैयार रहिए। 56,500 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। 57,000 पर हल्की सी रुकावट है। कल उसी के चलते हमने देखा कि उसके नीचे आके क्लोजिंग हुई थी। लेकिन 57,000 के ऊपर जाकर अगर टिक जाता है, अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 57,000 के ऊपर की, तो फिर 1,000 पॉइंट कम से कम 1,000 पॉइंट आप और जोड़ के रखिए। तो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, जो माहौल है वो पूरी तरह से शरद तेजी का है। हाँ, करना ये है कि अगर आपको नए सौदे डालने हैं, अगर आप बाजार में अगर आप नई एंट्री करना चाह रहे हैं, तो गिरावट जो भी आए निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर बनेगी। और अगर हम निफ्टी बैंक दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो निफ्टी बैंक का सेटअप निश्चित तौर पर निफ्टी के मुकाबले बेहतर दिख रहा है और निफ्टी को ये दिशा देने का काम भी करेगा। तो तेजी का माहौल है। गिफ्ट निफ्टी देखिए इंडिकेट कर भी रहा है। ग्लोबल सेटअप अच्छा है। आपका फोर्स है। रेट कट वाली जो चीज़ है आरबीआई की तरफ से, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बाजार ने उसको अब्जॉर्ब कर दिया है। अभी और यहाँ से आप अच्छी तेजी देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर आईएमडी की तरफ से मॉनसून को लेकर फिर से कोई बयान आए और सकारात्मक बयान अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर बाजार का जो फोर्स है यहाँ से और बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल ठीक ठाक बाजार है। अब चलिए जरा अपने एक्सपर्ट्स को भी शो में शामिल करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति लेवल के हिसाब से क्या होनी चाहिए और उनकी रीडिंग क्या कहती है। मार्केट एनालिस्ट शरण लिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शरण, आप बताइए आपकी एनालिसिस क्या कहती है बाजार को लेकर और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज आप फोकस करना चाहेंगे? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग मानसी। तो अभिषेक जी, जैसे मैंने कल भी कहा था आपको, ऊपरी स्तरों पे थोड़ी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग देखी जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक जनरल नेचर है मार्केट का। जब जब मार्केट एक न्यू हाई बनाता है, पब्लिक जनरली थोड़ा जिसने नीचे स्तरों पे पोजीशन बनाए वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे, पर इससे कुछ बदला नहीं है। अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 21,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, डिस्पाइट ओपनिंग से नीचे आने के बावजूद 25,100 के लेवल्स नहीं तोड़े, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। तो निफ्टी में भी अभी चल के मेरे हिसाब से 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया और टेक्निकली भी राउंड नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। तो निफ्टी के लिए मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए 25,000 के सपोर्ट से। और बैंक निफ्टी भी सिमिलर है, अभी 57,000 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया है और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 56,000 के लेवल पे सपोर्ट है। मगर अभिषेक जी, जैसे आप जानते हैं बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक्स एनबीएफसी में काफी हद तक एक अच्छी रैली देखी गई है, तो एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। मैं आने वाले हफ्ते के लिए, भले आप बोल रहे हो बैंक निफ्टी आगे चलेगा, मेरे हिसाब से अभी आपको निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए मैं बताऊंगा। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स और इस सब में काफी रैली आ चुकी है, थोड़े समय तक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। और बोले तो मैं आज के मेरे 3 स्टॉक्स बता दूं। बिल्कुल शरण, गुड मॉर्निंग। हाँ, बताएं अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स। तो पहला तो शरद जी, आप देखें निफ्टी आईटी में पहला मेरा पिक है। आप देखें नैस्डैक अपने हाई से करीबन ओनली 3% इज जस्ट 3% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, बट जबकि इंडिया का निफ्टी आईटी देखे करीबन 18-19% के दूरी पे है। तो ये ज्यादा समय तक डाइवर्जेंस मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है और मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशन है। उस हिसाब से मैंने पहला स्टॉक लिया है एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री ने कल अपने 200 डे डीएमए को रीटेस्ट किया है और मुझे लग रहा है यहाँ से वो एक जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। इसने ये सेम चार्ट 29 मई को भी चली थी, मगर वहां पे उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। अभी मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया है। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा एलटीआई माइंडट्री। आप बाय कीजिए 5260
टारगेट रहेगा 5360 और 5460, स्टॉप लॉस रहेगा 5160 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री। बैटरी और रेयर अर्थ मिनरल को लेके काफी चर्चा में चल रहा है, मगर जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है काफी स्ट्रांग है और कल के तारीख में काफी हाई वॉल्यूम से अपने 200 डे EMA को ब्रेकआउट दिया है। तो सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा एक्साइड, आप बाय कीजिए 400 के लेवल्स पे, टारगेट रहेगा 410 एंड 420, स्टॉप लॉस रहेगा 390 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। थर्ड मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर निफ्टी मेटल से रहेगा, जिंदाल स्टील एंड पावर, आप बाय कीजिए 974 के लेवल्स पे, टारगेट रहेगा 1005 और 1040, अपना ऑल टाइम हाई भी रीटेस्ट कर सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा 945 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। तो चलिए 3 स्टॉक्स और तीनों खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए, और बैंक निफ्टी के मुकाबले अब यहाँ से आगे शरण को निफ्टी में कन्विक्शन और नज़र आती है। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स बैंक्स फाइनेंशियल्स चल काफ़ी गए हैं, इसके अलावा सेक्टर वाइज LTI माइंट्री टेक सेक्टर पर फोकस है। 5360 5460 तक के टारगेट्स। एक्साइड इंडस्ट्रीज कल लास्ट स्टार ऑफ ट्रेड में हमने भी टच बेस किया था, मजबूती के साथ क्लोज हुआ था, यहाँ से तेजी और नज़र आएगी, और साथ साथ JSPL के चार्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। लेकिन कल के सत्र में ही कई सारे स्टॉक्स थे जहाँ पर एक्शन देखने को मिला था, और उसमें जियो फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी शामिल थे। अच्छा खासा एक्शन ट्रेंड में भी नजर आया था। कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें आई हैं। आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे एक बार समझ लेते हैं। और इनफैक्ट शरद, क्विक सर्विस क्विक कॉमर्स प्लेयर्स की अगर बात करें, कंपटीशन में लगातार बढ़त देखने को मिली है। बहुत इशू आ गई है क्विक कॉमर्स की, तो हमने बात किया, फूड डिलीवरी में भी बहुत बड़ा इशू आ गया, और हम उसमें एक्सक्लूसिव रिसर्च भी करेंगे कितना प्रेशर स्विगी और जोमेटो में आने वाला है। राइट। तो नंबर्स, डेटा, रिसर्च हमने सब कर लिया है, लेकिन बताएंगे बाद में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपको स्टॉक्स न्यूज़ पे आ जाते हैं मानसी। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे कंपनी ने अब एप्लीकेशन सबमिट की है RBI को, जहाँ पे वो वॉलंटरली ट्रांजिशन करना चाहते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की तरफ। क्वेस्ट कॉर्प पे भी नज़र रखिएगा। 2 आर्म्स को इनको अप्रूवल आया है NSE BSE से, ताकि वो लिस्ट करे जून 11 को। तो ऑफकोर्स ये डीमर्जर की अनाउंसमेंट ऑलरेडी दिखने मिली थी। जिंदल सौ JV पैक्ट किया है बहूर के साथ, एक नई सऊदी अरेबियन कंपनी है जहाँ पे वो कैपेक्स करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है एक्सपेंशन प्लान्स को लेके जो है एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। विप्रो रिलोकेट करे अपने मिडिल ईस्ट के हेड ऑफिस को, अब रियाद में ला रहे हैं, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। स्विगी जोमेटो की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जहाँ पे जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है रैपिडो जिसको कहते हैं, वो अब वेंचर कर रही है फूड डिलीवरी बिजनेस में। और इंटरेस्टिंगली मैं बता दूँ कि जो कमीशन दिया जा रहा है वो 8 से 15% का है, बहुत कम्पिटिटिव है। वही अगर स्विगी जोमेटो का कंपटीशन का रेट बताए तो 21 से 22% का है। ऑफकोर्स इसमें जो आपको आप रैपिडो अपना ही फ्लीट भी है इनके पास, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जोमेटो के लिए और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ब्लिंकिट में महाराष्ट्र FDA ने जो है एक बिजनेस एक्टिविटी, कुछ सेंटर्स है पुणे में, उनको बंद कर दिए हैं, क्योंकि लाइसेंस जो FSA लाइसेंस है उसके नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया, और कहीं कहीं जगह पे लाइसेंसेस है ही नहीं। तो ऑफकोर्स थोड़े दिन पहले हमने जेप्टो में भी देखा था कि कुछ डार्क स्टोर्स बंद हुए थे बॉम्बे में। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स पे भी बात करें तो सिंगल डिजिट ग्रोथ लाइकली है। इनके एनालिस्ट मीट से समझ में आया है कि डोमेस्टिक CV और PV सेगमेंट में FY 26 में, तो इस पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा। आखिर में यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी नज़र रहेगी। इनकी जो प्रमोटर है डायजियो PLC, वो कंसिडर कर रहे ऑप्शंस की वो RCB जो उनके IPL क्रिकेट टीम है उसमें वो कुछ पार्शियल स्टेक या कंप्लीट एग्जिट ले सकती है। जो वैल्यूएशन आ रहा है RCB का वो लगभग $2 बिलियन का, लगभग आप कह सकते हैं 16,000 करोड़ के ऊपर का आ रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज आपको यहाँ एक्शन दिखेगा। तो चलिए, कई सारे स्पेसेस हैं जिसमें बैंक्स फाइनेंशियल्स तो शामिल ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले शरण से हम IT प्लेयर्स पर भी बातचीत कर रहे थे, और विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी न्यूज़ फ्लोज हैं जिस पर आगे बातचीत होती रहेगी। और क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी प्लेयर्स पर भी विस्तार से आपको सारी डिटेल्स हम देंगे। लेकिन हाँ, कंपटीशन का बढ़ना इटर्नल और साथ ही स्विगी के लिए हो सकता है कि आज एक
इम्पैक्ट लगाकर लेकर आए, बिकॉज कंपटीशन बढ़ने से वहाँ पर असर आ सकता है। कल के सत्र में भी हमने देखा था स्टॉक्स में मूव्स टुवर्ड्स डाउन साइड, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट टर्नल में नजर आई थी। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, किरण जानी। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि आज मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं। 57,000 के लेवल्स भी, किरण गुड मॉर्निंग, कल बैंक निफ्टी ने दिखाए थे। 25,100 को क्रॉस कर लिया निफ्टी ने। आज के लिए ट्रेड सेटअप और स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का सेटअप देखोगे तो कल का एक जो गैप अप हुआ था, नो डाउट पूरे दिन में उसका फॉलो अप बाइंग कुछ नहीं आया और जो ओपन हाइज थे उसके नीचे ही मार्केट सेटल हुआ है। ओवरऑल डेज गेन के ऊपर मार्केट बंद हुआ था, तो वो एक अच्छी साइन है। आज भी हम देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकता है मार्केट। अब इस गैप अप में हमें देखना रहेगा कि कल के हाइस के ऊपर मार्केट ओपन होता है और 9:30-10 बजे तक कल के हाई के ऊपर अगर टिक जाता है तो एक फॉलो अप बाइंग आ सकता है। अदरवाइज आप वीकली एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी के डेटा देखोगे तो 25,000 से लेके 25,200 मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए। निफ्टी के अंदर कोई भी डिप आता है तो डिप में आप लॉन्ग कीजिए। एज ऑफ नाउ 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 25,000 25,100 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। 25,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और ये वीकेंड या तो नेक्स्ट वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25,300 से 25,400 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिले। ऑन द कॉन्ट्ररी बैंक थोड़ा हमें निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि वहां पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। 56,000 ब्रेक नहीं कर रहा था, हमने देखा 10 से 15 दिन इसके अंदर कंसोलिडेट हुआ है, तो 56,000 अगेन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। तो कोई भी डिप आता है यहाँ पे 56,200 से लेके 500 के बीच में लॉन्ग करना चाहिए। 5600 के नीचे का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 57,500 टू 58,000 ये मंथ एंड तक हमें बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोनों इंडाइसेस में गैप अप को चेज मत कीजिए, बट बाय ऑन डिप्स जरूर से हमें करना चाहिए और अच्छे खासे टारगेट हम ये मंथ के अंदर देख सकते हैं। बोल्ड स्ट्रॉन्ग लेवल्स दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी में 58,000 तक के भी इस महीने के अंत तक बैंक निफ्टी में एंटिसिपेट करके चल रहे। किरण फिर स्टॉक स्पेसिफिक क्या खरीदारी की ही कॉल्स रहेंगी आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक भी हम यहाँ पे बाई रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन दो अलग सेक्टर और दोनों कॉन्ट्रा सेक्टर हम दे रहे हैं जो मार्केट में कई दिनों से चले नहीं है। एक है एफएमसीजी तो दूसरा है आईटी। हम देख रहे हैं कि रिसेंट जो रैली आई थी उसमें इतना खास परफॉर्मेंस एफएमसीजी या तो आईटी से देखने को नहीं मिल रहा था। अब यही दोनों कैंडिडेट है, हमें लग रहा है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर ये दोनों में हमें कुछ अच्छा खासा मूव देखने को मिले। तो पहला स्टॉक इन्फोसिस है। इन्फोसिस आप देखोगे तो 1570 के आसपास की क्लोजिंग है। 50 दिन और 200 दिन 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी है और वॉल्यूम के साथ ये अपने 5 दिन के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। नो डाउट कल का गैप अप सस्टेन नहीं हुआ था, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। 1570 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1600 का टारगेट 1 से 2 दिन में हम देखने को मिल सकता है और 1555 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा इन्फोसिस के अंदर। दूसरा जो कॉल रहेगा एफएमसीजी के अंदर से वो है आईटीसी। डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट था या तो जो एक्स डिविडेंड होने वाला था उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर था। वहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक वापस अपने 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। तो मल्टीपल रीजन है यहाँ पे। 420 के आसपास आईटीसी है, हमें लॉन्ग करना चाहिए। थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, 450 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है एंड 410 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो आईटीसी एंड इन्फोसिस ये दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। दो अलग सेक्टर्स, कंजम्पशन और साथ ही आईटी, दोनों इन दिनों अगर देखें बाकी सेक्टर्स के मुकाबले कम चले हैं और इसी के चलते अब वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ सकता है। बिकॉज अब मार्केट का ट्रेंड या टेक्सचर जो है सेक्टोरल टर्निंग के हिसाब से काफ़ी फास्ट मार्केट्स मूव करते हैं और सेक्टर्स जो है काफ़ी जल्दी टर्न होते हैं। तो इन्फोसिस और साथ ही आईटीसी एफएमसीजी पर लगातार फोकस, कंजम्पशन थीम जो है सीजनलिटी प्लेयर के तौर पर प्ले आउट करेगी और इन्फोसिस खरीदारी का मौका बनता हुआ 1599 के लेवल्स किरण जी की तरफ से और शरण का भी नजरिया आईटी स्टॉक्स पर है। एलटीआई माइंडट्री पर खरीदारी के मौके उनकी तरफ से आते हुए उनकी कॉल्स में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर है ये जान लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट सारी लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे शुरुआत करूंगा टाटा मोटर्स के साथ क्योंकि कल एनालिस्ट की मीट थी और उसके बाद टेक अवेज आए हैं। हालांकि कुछ खास नहीं है, इसके लिए प्राइस टारगेट में कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नुआमा रेड्यूस का कॉल अभी भी रखा है इन्होंने और 670 के प्राइस टारगेट दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 690 के इन्होंने भी दिया है। अब नुआमा का कहना है कि आगे चल के JLR सेल्स जो है वो मॉडरेट हो सकती है क्योंकि
यूएस में थोड़ा बहुत डिमांड एनवायरनमेंट जो है और साथ ही साथ चाइना मार्केट जो है वो सबड्यूड है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और FY25 से 27 तक 3% की एबिटा CAGR रहेगी। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी 690 के प्राइस टारगेट दिए हैं। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज एंटीक का एक नोट आया है, खरीदारी की सलाह है और लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 2745 से बढ़ा के 3101 के दिए हैं। इनका कहना है कि FY25 में जो बुकिंग्स थी वो ऑल टाइम हाई पे थी और 40% कैगर से FY17 से 25 तक ग्रो हुआ है। आगे चल के प्री सेल्स में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। प्री सेल्स के एस्टिमेट जो है उसमें 2 से 11% की बढ़ोतरी FY26-27 के लिए इन्होंने की है और अपने लक्ष्य को इन्होंने बढ़ा दिया है, 2745 से बढ़ा के 3101 का किया है। और आखिरी में ग्रासिम, यहाँ पे एक मॉर्गन स्टैनली का इंटरेस्टिंग नोट आया है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, इक्वल वेट से अब ओवरवेट का कॉल है और लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं, 2975 से बढ़ा के अब 3500 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। इस पूरे कवरेज में इनका सबसे टॉप पिक है ये और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। ये इनका कहना है। पेंट बिजनेस जो है वो जब लॉन्च हुआ था वहाँ से अच्छा कारोबार कर रहा है, इनका ये कहना है। और आगे चल के पेंट बिजनेस का वैल्यू अनलॉकिंग जो है एक बड़ा प्ले हो सकता है इस कंपनी के लिए। अल्ट्राटेक का कारोबार जो है वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू ड्राइवर जो है वो हो सकता है। हालांकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है वो आगे चल के मॉडरेट भी हो सकता है, ये भी इनका कहना है। तो मल्टीपल लिवर्स है, मल्टीपल टेलविंड्स है, इसके लिए इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 2975 से बढ़ा के 3500 का। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ क्रूशियल रिपोर्ट जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और ग्रासिम को लेकर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा है और अपग्रेड्स किया, इसको ओवरवेट किया है इक्वल वेट से बढ़ाकर। लेकिन टाटा मोटर्स की बातचीत पहले करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स पर 2 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और दोनों के जो टारगेट है वो 700 रुपए से कम है, यानी कि जो मौजूदा भाव है टाटा मोटर्स का उससे कम के प्राइसेस हैं। नोवामा का ये कहना है कि JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर की जो सेल्स है वो यहाँ से घटेगी और चीन के बाजार में और अमेरिका के बाजार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं JLR को लेकर। JLR को कैश काउ कहा जाता है टाटा मोटर्स के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ से बिल्ड हो रही है। हालांकि कंपनी ने कमेंट किया है, उनकी जो इन्वेस्टर डे मीट थी उसमें ये कहा था कि पीवी मार्केट में अपने मार्केट शेयर को 18 से 20% करने का उनका टारगेट है, लेकिन ब्रोकरेजेस का भरोसा आ नहीं पा रहा है। शरण जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? टाटा मोटर्स जिनके पास है मान लीजिए और जिनकी बाइंग मान लीजिए 600 रुपए के आसपास है, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें टाटा मोटर्स के शेयर में? तो अभिषेक जी, ये जितनी भी न्यूज अब आ रही है बेसिकली मोर और लेस मार्केट ने 6 महीना पहले से ही डिस्काउंट करना चालू कर दिया था। आज एक मार्केट की आप एक ब्यूटीफुल बात बता देता हूँ, वो आगे जो 1 साल होने वाला है वो पहले ही डिस्काउंट कर लेता है और अब जाके जब स्टॉक ने एक छोटा सा बॉटम बना चुका है, अब आप सुनते जाएंगे ये नेगेटिव वो नेगेटिव, बट जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न चल रहा है तो काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। स्टॉक अपने 20, 50, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे लगता है थोड़े समय में ये स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ देगा जो 750 का लेवल है। तो ओवरली आप 1-2 दिन के लिए अगर न्यूज अवॉइड कर सकते हैं या 1-2 दिन की सेलिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे लगता है आज की भी जो नेगेटिव न्यूज है वो सेलिंग भी अब्सॉर्ब हो जाएगी, जिससे ने 600, 550, 650 के लेवल के बीच में लिया है जरूर बने रही है। मेरे हिसाब से स्टॉक का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, टाटा मोटर्स के शेयर में आपको बने रहने की सलाह है। एक और शेयर जो फोकस में रहेगा आज वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। आरबीआई की पॉलिसी के बाद इस शेयर में हमने बैक टू बैक बहुत ही शानदार तेजी देखी है, लेकिन अभी भी अपने ऊपरी स्तर से 700 रुपए के ऊपर के भाव थे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वहां से काफी ज्यादा नीचे है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि बैंक ने यूनिवर्सल बैंक के लिए आरबीआई में आवेदन दिया है। फिलहाल ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है। 6.5% के आसपास की तेजी हमने कल के सत्र में देखी है, जरा इसको समझते हैं। अच्छा, 2 एक्सपर्ट और हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज व्यास हमारे साथ हैं और रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। राज जी और रचना जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ET9 स्वदेश को समय देने के लिए। रचना जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक बार जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर व्यू दीजिए। चार्ट तो इसका काफी पॉजिटिव ही लग रहा है और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज आपकी नजर कहां पर रहने वाली है, आप क्या सजेस्ट करेंगी? This question is for me. जी रचना जी। I'm extremely sorry, but I missed the question. This is about my calls. रचना जी ठीक है, अपना कॉल पहले शेयर कर लीजिए,
फिर हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी व्यू लेंगे आपसे। श्योर। जहां तक मेरे कॉल्स की बात है तो इसमें मैं एक नाम जो सजेस्ट करना चाहूंगी आज के लिए, दैट वुड बी डिविस लैब के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि 6666 के करीब है, और यहाँ पे हम 6630 का एसएल लगा सकते हैं। तो 30-35 रुपीज के एसएल के साथ इसके फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं, इसमें हमारा टारगेट हो सकता है 6750 तक का। तो डिविस लैब के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। और दूसरा जो मेरा कॉल मैं देना चाहूंगी, दैट वुड बी इन कोफोर्ज 1800 के आसपास पे है फ्यूचर्स पे, इसको भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम जो बना है पिछले 2-3 दिन से, वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देना चाहिए, और ये काउंटर जो है 1820 और 1840 की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए हमें विद इन अ डे और टू। इसमें हम एसएल के तौर पे 1775 के नंबर को ध्यान में रखेंगे। ₹1800 तक जाता हुआ आपको कोफोर्ज दिखेगा। 1250 के लेवल के बाद से ये शेयर गजब के मोमेंटम में है। तो 1820 1840 के टारगेट होंगे। ₹1775 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो सी लिटर वाला शेयर, और दूसरा जो शेयर है वो डी लिटर वाला डिवीज लैब्स है। और डिवीज लैब में भी तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं रचना जी, इसमें भी आपको बाइंग करने की सलाह ही। ये 2 शेयर हो गए। रचना जी, आप लगे हाथ में जरा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर व्यू दीजिए। बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है आरबीआई के पास, और 2 सत्र से हम जबरदस्त तेजी देख भी रहे हैं। इसको लेकर क्या व्यू होगा आपका? And this is about Jana Small Finance Bank, right? जी। Yeah. Jana Small Finance Bank में as of now the price that we are sitting at around is 520. यहाँ पे एक आध दिन की प्राइस एक्शन देखे तो काफी स्ट्रेंथ दिखाया है काउंटर ने, और अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखे तो इट हैज बीन बेसिकली इन अ साइडवेज रेंज। करीब अक्टूबर 2024 से लेके अभी तक का इसका रेंज था, जिसमें से ब्रेकआउट करने की तैयारी में अब ये काउंटर है। जैसे ही 525 के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा तो दैट वुड कंस्टिट्यूट ब्रेकआउट ऑफ अ मल्टी मंथ रेंज, जो इस काउंटर को फिर 590 एंड 600 प्लस की तरफ लेके जा सकता है। 480 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा और 525 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये ब्रेकआउट जो है वो फ्रक्टिफाई होता हुआ कहलाएगा। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की रचना मैम बताते हुए। लेकिन गुड मॉर्निंग राज सर, शरद हियर। राज सर, यहाँ पे ऑफकोर्स सेक्टरली देखें तो ऑफकोर्स थोड़ी चर्न्स भी देखने मिल सकती है। एक अच्छी रनअप जो है बहुत सारे सेगमेंट्स में देखने मिली है। अब कंसोलिडेशन में भी बाजार आ सकता है, थोड़े दिन के लिए एक ब्रीदर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेक्टरल चर्न में कुछ अपमूव देखने के लिए और एक्स्ट्रा अपमूव या कहीं नई अपमूव देखने के लिए कोई सेक्टर्स आपके नज़र में है, और अगर है तो कौन से सेक्टर्स है और कौन से स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए? सो आपने गुड मॉर्निंग फर्स्ट शो, आपने मेरे को शो पे बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि हाँ सेक्टरल रोटेशन तो हो ही रहा है, और हमारा पहले भी यही मानना था कि जैसे भी जो ग्लोबल क्यूज जैसे आ रहे हैं, मतलब ट्रेड वॉर्स के चलते या ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन भी था वो मेजोरिटी जो डोमेस्टिक जो फॉर्म्स है जिसको इंटरनेशनल मार्केट से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता, तो हमारा जो मूव था वो वहाँ वो सेक्टर्स और वो स्टॉक्स के रिलेटेड ही था। तो जो हमारा जो व्यू है करेंटली वो इंफ्रा, पावर, ये सब जो सेक्टर्स है, केमिकल्स थोड़े बहुत, उनमें हमारा पॉजिटिव व्यू है। और इनमें अगर हम देखेंगे तो हमारा हमने पहले भी बताया था कि जो मेघमनी ऑर्गेनिक्स है तो MOL उनका है, तो वहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। और अगर आप देखेंगे उनके जो क्वार्टरली नंबर्स भी आए थे तो कंपनी ने एक बहुत ही शानदार एक टर्नअराउंड किया है फ्रॉम लॉस मेकिंग कंपनी टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो इनमें जो कंपनी के जो सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पिगमेंट्स करके है, और जो दूसरे जो फर्टिलाइजर्स की जो उनमें जो प्रोडक्ट्स है तो उनमें कंपनी की मैनेजमेंट काफी बुलिश है। और ये जो एंटी डंपिंग चाइना की वजह से जो उनको एक एड मिला है तो वो काफी प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग क्वार्टर्स के लिए हो सकता है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है 15 to 20% ग्रो करने का फॉर FY26। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे भी जो स्टॉक है वो काफी उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल है। और
अगर आप पिछले कुछ दिनों में उनका ट्रेंड भी देखेंगे तो स्टॉक ने टेक्निकली बेसिस पे हायर लोज भी बनाए जो काफी पॉजिटिव है। तो हमारे जो मैंने आपको कहा कि जो डोमेस्टिक फेसिंग थीम्स है, पावर हो गया, जैसे मेक ऑर्गेनिक्स केमिकल्स में हो गए, पीएसयू बैंक्स जैसे हो गए और रियलिटी, ये सब सेक्टर्स में हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। तो हम ये सेक्टर्स पे काफी पॉजिटिव है अभी के लिए। सो सेक्टर स्पेसिफिक केमिकल प्लेज हैं, पीएसयू प्लेज हैं, जहां पर पॉजिटिव फंडामेंटल आउटलुक इस वक्त हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज की तरफ से आता हुआ, और ये सारे स्टॉक्स जो हैं फ्लेवर में भी, इस पर नज़र भी होनी चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम है और आने वाले दिनों में भी इसमें मोमेंटम जो है जारी रहने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन जहां अपसाइड मोमेंटम है उसी के साथ साथ जहां डाउन साइड मोमेंटम नज़र आता है उन स्टॉक्स पर भी हमारी नज़र होती है, और उसके पीछे के कारण क्या है उस पर भी लगातार हम बातचीत कर आपको बताते हैं ताकि आप कहीं फंसे ना। एसईपीसी एक ऐसा ही स्टॉक जो हमारे फोकस रेडार पर आया। पिछले 2 सत्रों से इस स्टॉक में गिरावट का रुझान देखने को मिला है। कल के सत्र में ही हमने देखा करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें 10 से 11% तक की बिकवाली का दबाव एसईपीसी के स्टॉक में नजर आया है। क्या है इस बिकवाली के पीछे की वजह? एक बार शरद बताइए, कल के सत्र में तो गिरावट थी ही, लेकिन जब पीछे जाकर देखा तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से फ्राइडे से ही गिरावट का रुझान शुरू हुआ है। बिल्कुल मानसी, एसईपीसी के सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और हमने कल भी बता दिया था मार्केट आज में कि स्टॉक में जो है बड़ी डंपिंग जो है, या आप कह सकते हैं ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं, बहुत वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है। और श्रीकांत जी ने जो है ऑफकोर्स अवॉइड कॉल भी दिया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है एसईपीसी में, इस पर डिटेल रिसर्च हमने की, एंड ऑफकोर्स हमने बाकायदा मेल भी किया कंपनी से, पूछा कि क्या रिस्पॉन्स ठंडा आ रहा है राइट्स इशू का। अभी तक कोई रिप्लाई कंपनी की तरफ से नहीं आया है। बड़े बड़े वॉल्यूम्स में मूवमेंट आया, ट्रेडर्स की सेलिंग हो रही है, और अभी तक पता नहीं एक्चुअली चल रहा है कि राइट्स इशू के कौन से इंपॉर्टेंट बायर्स आने वाले। स्टॉक देखिए 8% गिर चुका है पिछले 2 सेशन में, और ऑफकोर्स कुछ कंसर्न्स भी रेज होती है कि क्या आपको राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या ये प्रूडेंट रहेगा एज एन इन्वेस्टर। और ये कंसर्न्स हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं। सबसे पहले ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी और वर्किंग कैपिटल इश्यूज जो है ओवरऑल हमको कंपनी में देखने मिल रही है, और क्या क्लैरिटी है कि इस राइट्स इशू में क्या प्रोसीड्स कहाँ यूज़ होंगे। तो वो एक सवाल उठाते हैं कि कहाँ यूज़ होने वाले, अभी तक पता नहीं है कि राइट्स इश्यूज अगर रेज करेंगे फंड तो उसके एप्लीकेशन कहाँ होगी। और इसके अलावा एक पोटेंशियल डायल्यूशन ऑफ अर्निंग्स होता है, एक बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जब राइट्स इशू आते हैं तो ईपीएस में भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए कि कितना वेल्थ इरोजन हुआ है। अगर 2024 से बात करें तो स्टॉक 55% नीचे है, वही अगर हम बात करें 2025 से तो स्टॉक 32% की गिरावट जो है सहा है। तो ऑफकोर्स एसईपीसी की राइट्स इशू हो रही है, पर इसमें क्या आपको लगाना चाहिए कि नहीं, उस पर सवाल ज़रूर उठेगा। एंड ऑफकोर्स शरण, एसईपीसी पे आपका क्या व्यू रहने वाला है? यहाँ पे कंसर्न्स बहुत रेज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, ट्रेडर्स भी बात कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है स्टॉक की। तो शरद, मैं एक एसईपीसी की बात बताना चाहता हूँ। ये इनका 4था राइट इशू है पिछले 2 साल में। मैं ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखी है मार्केट में जिसको 4 राइट इशू करे हैं पिछले 2 साल में। हर 6 महीने में इनका एक नया राइट इशू आता है। हर बार आप देखो प्राइस ऊपर से एकदम नीचे आ जाती है। और मैं एक बहुत फनी चीज देख रहा था, पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर का शेयर होल्डिंग खुद कम हो गया है। तो क्या वो अपने खुद के राइट इशू को नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं? क्या इशू है? पैसे कहाँ जा रहे हैं? मैं तो स्ट्रिक्टली बोलूंगा प्लीज अवॉइड दिस राइट इशू। अब हर बार स्टॉक 20 रुपीज से गिर के 10 रुपीज आ जाता है। हर 6 महीने में इनका राइट इशू आ जाता है। और आप इनके कैश फ्लो देखें, लास्ट 2 साल से नेगेटिव। कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हुई है 2 साल से, मगर आप कैश कन्वर्जन देखें तो नेग्लिजिबल टू जीरो, हमेशा नेगेटिव ही रहता है डिस्पाइट रेजिंग मनी थ्रू राइट इशू। तो ओवरली कहाँ पैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत कम है, डीआईआई की भी होल्डिंग गिरते हुए जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैं तो बोलूंगा ये कंपनी ही अवॉइड कीजिए। अगर आपको पोजीशन भी है तो एक बार एग्जिट कीजिए राइट इशू के लिए, तो डेफिनेटली अवॉइड। फंड रेज तो कर रही है कंपनी, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसकी क्लैरिटी नहीं है। लगातार कमजोरी, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के बिजनेस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, नेगेटिव में इनफैक्ट पिछले 3 साल से देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जाता हुआ। इसके अलावा अर्निंग्स में भी अदर इनकम के फैक्टर्स नजर आएंगे, और हाई डेटर्स रेशियो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हर लिहाज से नेगेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा एसईपीसी के लिए, और इसी के चलते इस स्टॉक को पहले तो अवॉइड करने की राय
अगर आपके पोर्टफोलियोज में स्टॉक है तो तुरंत प्रभाव से इससे एग्जिट करने की राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आई है। आगे बढ़ेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर की बात अब करते हैं। कल के सत्र में रियल एस्टेट सेक्टर ने बैकसीट जरूर ली थी, लेकिन वो बैकसीट पिछले एक हफ्ते के मोमेंटम के बाद नजर आई। काफी बढ़िया अपसाइकल, अच्छा खासा एक्शन। फ्राइडे सेशन में भी जब आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में अनाउंसमेंट्स होते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के आए तो वो रियल एस्टेट सेक्टर ही था जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा था। इसी कड़ी में गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक राय शरण आपसे ही जानना चाहेंगे, बिकॉज गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके फोकस रेडार पर भी था। ताजा एंटीक की रिपोर्ट की अगर माने तो यहां से फर्दर अपसाइड गोदरेज प्रॉपर्टीज में एंटिसिपेट की जा रही है। टारगेट्स में भी इन्होंने बढ़ोतरी की है। 2467 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था कल। 2700 के पार के टारगेट्स इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में जताए गए हैं। आपकी राय क्या होगी? तो मानसी, पूरे रियल एस्टेट की रैली पे एक ही स्टॉक ने पार्ट नहीं लिया था, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और जब हम लोग ने लाइव कॉल भी दिया था अराउंड 2300 लेवल्स पे, तो मेरा रीजन यही था कि एक ही स्टॉक ने पार्ट नहीं लिया डिस्पाइट पूरे इंडस्ट्री में इतने पॉजिटिव न्यूज आने के बाद। तो अभी जिस हिसाब से स्टॉक एक बार फुल वॉल्यूम से अपने 200 डे ईएमए को क्रॉस किया है, तो इस बार मुझे लग रहा है बायर्स की इंटरेस्ट काफी बढ़ गई है। ब्रोकरेज के भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो मुझे लग रहा है जो आने वाले समय में आप गोदरेज प्रॉपर्टी में काफी अच्छे मूव देख सकते हैं। आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 to 2800 लेवल्स के लिए। अगर किसी न्यू पोजीशन भी बनानी है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करें। और मैं बाकी भी रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। डीएलएफ, प्रेस्टीज, सोबाज है, सब अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। मुझे लगता है थोड़े टाइम कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देने के उसमें है। इसके लिए मुझे थोड़े समय की कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं बाकी शेयरों में भी। ओवरऑल सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है सारे स्टॉक अपने न्यू ऑल टाइम हाई टच करेंगे या डेफिनेटली अपने जो प्रीवियस हाई है उसको रीटेस्ट करेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में करंटली बाय ऑन डिप्स कीजिए। एक ही स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे लग रहा है आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छे रिटर्न्स की पूरी गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है। लेकिन इस बीच जहाँ आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे जो कि अब फोकस रेडार में आ सकता है, और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स की स्टॉक रेकमेंडेड कॉल्स में भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जैसे कि इन्फोसिस किरण जी के फोकस रेडार पर, एलटीआई माइंडट्री शरण के रेडार पर। इसी कड़ी में किरण जी और भी कुछ आईटी स्टॉक्स जैसे कि विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर आपसे टेक जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज विप्रो में खबर आई है कि कंपनी अपने मिडिल ईस्ट में बिजनेस एक्सपेंशन और बिजनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते अपने हेडक्वार्टर्स भी वहां पर उन्होंने खोले हैं। मिडिल ईस्ट में बिजनेस एक्सपेंशन की तैयारी। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने सेकेंड डिलीवरी सेंटर जो है केरला मार्केट में लॉन्च किया है। सो दोनों बिजनेस एक्सपेंशन की कोशिश और नए हेडक्वार्टर्स या न्यू मार्केट में एंट्री की कोशिश आईटी प्लेयर्स के लिए विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर कोई राय? तो हमारी राय, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में है और साथ साथ हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो 320 से जिस तरह की गिरावट कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, नीचे में 230 जो इसका वीकली सपोर्ट है, वहां से वापस 250 के आसपास है। आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी दिनों के बाद ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि, या तो हमारा जो एनालिसिस हमको कह रहा है कि भाई नेक्स्ट ईयर, मतलब ये हाफ ईयर के अंदर चांसेस है कि आईटी विल डू बेटर, तो उसमें विप्रो डेफिनेटली एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। एक फॉलिंग चैनल के साथ साथ आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर गेटिंग बैक इनटू द बुलिश जोन आल्सो, वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आ रहा है, प्लस ये कॉर्पोरेट न्यूज भी है, कहीं ना कहीं प्राइसेस को हेल्प करेगी ऊपर जाने में। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 240 का रखिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक 290 300 तक जा सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट थोड़ा लंबा नजरिया रख के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने देखा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट 1600 का है। जब तक 1600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। 1600 का स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, अगर 1600 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर 1800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों एचसीएल एंड विप्रो काफी अच्छी चॉइस लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, एचसीएल टेक के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा किरण जी? एचसीएल के स्टॉप लॉस है हमारा 1600। ठीक है, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एचसीएल टेक के लिए। कल आधे % के आसपास की तेजी रही है।
लेकिन एक और सेगमेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया इंटरेस्ट है, वो है गोल्ड लोन वाली जो कंपनीज हैं, यानी कि मुथूट और मणप्पुरम। मुथूट में हम 2 सत्र में लगातार 10% के आसपास की तेजी देख चुके हैं 2 दिनों में, और जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। एलटीवी को 75% से बढ़ाकर कर दिया है 85%, यानी कि लोन टू वैल्यू, यानी कि जितने का आपका सोना है उसके बदले में कितनी वैल्यू का लोन मिलेगा उसको बोलते हैं एलटीवी। तो एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है। राज व्यास सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये स्पेस अब कैसा लग रहा है, और इन दोनों में अगर 2 ही कंपनीज हैं लिस्टेड में देखा जाए तो मुथूट हो गया, मणप्पुरम हो गया, और दोनों में से कंपेयर करके पूछें तो आपको दोनों में से बेहतर क्या लग रहा है? तो हाल फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारे जो सेक्टर्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें लोन जो जैसे ये गोल्ड फाइनेंसर्स जैसे स्टॉक्स है वो हमारे रडार में नहीं है। बट अगर मुझे चूज करना होगा बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल्स एंड जो हिसाब से जो कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसमें मणप्पुरम फाइनेंस हमें काफी बेहतर लग रहा है। उन्होंने पिछले बार भी जो उनमें एक अच्छा मूवमेंट आया था इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस एंड जो हिसाब से उन्होंने उनका जो मार्केट सेगमेंट है और जो हिसाब से वो मार्केट शेयर उनका इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अगर हम देखेंगे वाई एज वेल तो हमारा जो पॉजिटिव व्यू होगा वो मणप्पुरम फाइनेंस में होगा ज्यादा। बट दोनों ही ये जो सेक्टर है हमारे रडार में नहीं है, तो मैं और इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर जिस पर राय चाहिए वो है इंटरग्लोब एविएशन का। कल हमने 4% के आसपास की शानदार तेजी देखी है। शरण, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन अब ये नई ऊंचाइयों पर ये शेयर है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंटरनेशनली ये तेजी से एक्सपेंड करने वाली कंपनी है, और बाकी अगर आप घरेलू एविएशन मार्केट में देखेंगे तो डोमिनेंस बरकरार है। किसी को अगर नई खरीद करनी हो तो क्या ये लेवल आप सजेस्ट करेंगे शरण? क्या आपको लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी लिया जा सकता है इसको? तो अभिषेक जी, डेफिनेटली जैसे आपने बोला मार्केट लीडर है इंडिया का, ऑलमोस्ट 65% मार्केट शेयर है आज के डेट में, और मुझे नहीं लग रहा है कोई इन्हें चैलेंज करने भी आ रहा है, तो ओवरली पॉजिटिव है। मगर मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ। आज वैल्यूएशन टर्म्स में इंडिगो इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरलाइन इन द वर्ल्ड। वो यूएस से के मार्केट के एयरलाइन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है आज के डेट में, मगर उनकी कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर किसी फंडामेंटली देखना है, टेक्निकली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चार्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको एक बार 6000 या 6500 के भी लेवल दिखा सकता है। एक बार स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है तो उसकी कोई हाई नहीं होती है, वो 6, 7, 8 कोई भी लेवल टच कर सकता है। अगर किसी निवेश भी करना है या न्यू एंट्री भी बनानी है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली 50-डे मूविंग एवरेज का एक बार स्टॉप लॉस जरूर बनाए, जो आता है 5250 के लेवल्स पे। अगर एक बार 5250 के लेवल से नीचे ट्रेड करना चालू होता है तो एग्जिट कीजिए। तब तक मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए रखे स्टॉक में। इंडिया का लीडर है और परफॉर्मेंस वाइज दूसरे कॉम्पिटिटर से इट इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर एंड एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो ओवरली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। मगर एक बार 5250 के लेवल पे नीचे क्लोज करता है तो एक बार जरूर स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है, बढ़िया, ये स्ट्रेटजी ठीक है। 5250 का स्टॉप लॉस, 6000 6500 के टारगेट आपको इंटरग्लोब एविएशन को लेकर हैं। ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं, मार्केट से जुड़े लोग हैं, जिनका मानना है कि नहीं 10,000 रुपये के तक जाने का भी दमखम रखता है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके लिए तमाम स्टॉक्स की, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। लेकिन एसएमई पर भी हमारी लगातार नज़र रहती है, और एसएमई के जो आईपीओज आते हैं उनमें आपको हम सावधान करने का, सतर्क करने का काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की। तो एसएमई आईपीओ से सावधान, और ये सीरीज कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली जो इंसान रन कर रहा है और इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो है हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, आज बताइए, आज कौन सी कंपनी है आपके फोकस में?
सबसे पहले जो है एसएमई आईपीओ स्पेस में ऑफ कोर्स बहुत कंसर्न्स भी दिखते हैं और बहुत सारे दर्शक और रेगुलेटर्स भी हमें लिखते हैं कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। ऑफ कोर्स आज का जो कंपनी है वो है जैनिक पावर एंड केबल्स। इनके एसएमई आईपीओ आज खुल रही है। इनका मर्चेंट बैंकर का नाम है फास्ट ट्रैक फिनसेक। अब बहुत सारे कंसर्न्स आए हमारे आरएचपी एनालिसिस में। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बोनस इशू जो है कंपनी ने दिया था अनलिस्टेड स्पेस में एक साल पहले। 68:5 का रेशियो है। आप सोचिए कितना ज़रा आप इक्विटी बेस कैपिटल बढ़ाया जा रहा है। वॉलेटिलिटी जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस में देखने मिलती है इस इंडस्ट्री में। और कंपनी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग में आई है। थ्रू आउट इट्स लाइफ कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ओवरऑल जो रॉड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके जो प्लांट यूटिलाइजेशन के आंकड़े हैं सबसे रिसेंट वो सिर्फ 60% के ही हैं। इंटरेस्टिंगली इन्वेंट्री लेवल्स ये बढ़ गए हैं। 64% का ग्रोथ आया है और ऑफकोर्स जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है तो बाय डेफिनेशन वर्किंग कैपिटल में भी जो है बहुत रिक्वेस्ट आती है, बढ़ोतरी देखने मिलती है। तो ये ऑफकोर्स एक टाइप से कंसर्न ज़रूर रेज किए जाते हैं। नेगेटिव कैश फ्लोज है पिछले 3 साल में, कुछ खास नहीं है। और ये याद रखिए एक लो मार्जिन इंडस्ट्री है और लो मार्जिन बिजनेस है, सिंगल डिजिट नंबर्स आता है तो कुछ खास ऐसा इम्पैक्टफुल है नहीं। लेकिन हमने जो है थोड़ी सी हिस्ट्री चेक की मर्चेंट बैंकर की फास्ट ट्रैक फिनसेक। हाल ही में एक और कंपनी आई है जिसका नाम था निकिता पेपर। यहाँ पे ऑफकोर्स सिर्फ 46% जो है कंट्रीब्यूशन आया था आपके एंकर से और सिर्फ 14% डिस्काउंट पे जो है लिस्टिंग देखने मिली थी इस कंपनी की आईपीओ प्राइस से। तो एक बार मर्चेंट बैंकर का रिपोर्ट का डाटा साहब लेके आइए। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिखने मिला। और ओवरऑल पिछले 1 से 1.5 साल में जो 4 या 5 एसएमई आईपीओज आए थे उसका अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ये आपके स्क्रीन पे देखेंगे गजानंद, एम्बे लैब्स, अकीको। यहाँ पे देखिए तो भारी गिरावट आईपीओ प्राइस से दिखने मिली है। तो रिपोर्ट कार्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। और तो ये तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट एनालिसिस हुई मर्चेंट बैंकर की। लेकिन अब इस कंपनी पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि क्या राय है इस कंपनी की। वो जो है क्या आपको लेना चाहिए इस एसएमई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन या अवॉइड करना चाहिए, ये आपको हम ब्रेक के बाद बताएंगे। शरण आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अब हम जल्दी वापस आएंगे। बिल्कुल आपने ब्रेक के पहले जो है बात किया था कि एसएमई आईपीओ में जो है आज एक नई है एसएमई स्पेस पे एक आईपीओ खुल रहे हैं जैनिक पावर एंड केबल्स और उस पर हमने डिटेल्ड एनालिसिस की थी कि कंसर्न्स क्या हैं। शरण सबसे पहले बताएं कि इस सेगमेंट में जो ये कंपनी आई है इसमें कुछ खास है भी और आज खुल रहा है तो क्या आपकी डिटेल एनालिसिस है, क्या राय है, ज़रा बताएं। तो शरद एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। कल मैं कंपनी के आईपीओ मीट में भी गया था। तो मैं बता रहे हाईली कमोडिटाइज सेक्टर है, एल्यूमिनियम रॉड्स बनाते हैं, नेग्लिजिबल मार्केट है, 1 से 2% का मार्जिन बिजनेस है। कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखे तो ईयर ऑन ईयर 5% गिर गई है। 63% थी, 60% हो गई है। उसके बावजूद कंपनी के रेवेन्यूज आप देखें तो 5 गुना बढ़ गए हैं। एसेट्स में कोई बड़ा बढ़ावा देखा नहीं गया, खाली 2 गुना हुआ है। अब कंपनी कह रही है वो आगे चल के कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर एंड केबल बिजनेस में जा रही है। अपने लो मार्जिन को हाई मार्जिन में कन्वर्ट करेगी। उसको इसके लिए वो बेसिकली पैसे रेस कर रहे हैं नए कैपेसिटी लगाने के लिए। मगर जब आप पैसे की बात करें तो खाली 10 से 11 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, बाकी पूरे के पूरे पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए। 50 करोड़ में से आप सोच लीजिए मतलब 80% towards working capital and corporate uses और only 10 crores towards capacity expansion। और कंपनी ये भी बोल रही है वो खाली अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे उनको ना ही के इंडियन एक्सपोर्टर से कंपटीशन है बल्कि पूरे वर्ल्ड, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, आप कहाँ से बोले वहां से compete करेंगे। तो एक बात मुझे थोड़ी पॉसिबल नहीं लग रही है। काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है एक्सपोर्ट मार्केट। आप ना ही इंडिया पर पूरे वर्ल्ड से कम्पीट करते हैं। और सेकेंडली वो बोल रहे हैं वो वायर, कॉपर वायर एंड केबल्स में एक्सपैंड कर रहे हैं आगे चल के। तो वो कॉपर वायर एंड केबल में 10 से 11 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से वो पॉलीकैप, केईआई, फिनोलेक्स, अभी बिरला भी आ रहा है, उनसे आप कंपीट करेंगे जो साल के 1500 से 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं ईयरली, एवरी ईयर। और जो चाइना से भी एक्सपोर्ट होता है केबल एंड वायर वो भी। तो वो बोलते हैं हमारे रिलेशंस को हम लोग लेवरेज करके एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री लेंगे। करंटली कंपनी के एक्सपोर्ट से 0।
तो ये सब देख के शरद मुझे काफी फार फेच्ड प्लानिंग एंड आईपीओ लग रहा है। बेसिकली आईपीओ प्रोसीड्स मोर और लेस खाली करंट वर्किंग कैपिटल को सेटिस्फाई करने के लिए रेस कर रहे हैं, और जो इनकी कैपेसिटी है वो आगे वाले 1.5 से 2 साल में आने वाली है। करंट कैपेसिटी भी 100% पे नहीं है, खाली 60% पे है। तो मैं तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा ये आईपीओ को। काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फार फेच प्लानिंग मैं बोल सकता हूँ। स्पेशली एक मार्केट में जहाँ पे आपने कभी एंटर ही नहीं किया है, कभी सेल ही नहीं किया है, वहां पे आप एंट्री करने की बात करें, वो भी अफ्रीकन मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव मार्केट्स। तो फार फेच प्लानिंग, आईपीओ इज गोइंग टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल मोस्टली, तो मैं इसके लिए अवॉइड करूंगा ये आईपीओ को। किसी भी कंपनी की एनालिसिस में वो कहते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सारे के सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए। और दैनिक पावर एंड केबल पर ये पूरी स्वॉट एनालिसिस शरद और शरण दोनों ने की, और ये एनालिसिस करने के बाद जो टेक अवे है इसे अवॉइड की कैटेगरी में रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि एसएमई आईपीओ कैटेगरी में जो भी आईपीओज आ रहे हैं उसकी सही और सटीक एनालिसिस आपके सामने रखें, और जहां पर हमें डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ रही है उन आईपीओ से आपको सावधान भी करें। इस खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान के जरिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त प्री ओपन लेवल्स भी स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। रुपए की ओपनिंग आपके स्क्रीन पर 85 रुपये 60 पैसे पर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं डाउनसाइड एक्शन देखने को मिला है। चांदी में लगातार मजबूती और रिकॉर्ड लेवल्स देखने के बाद M6 पर इस वक्त अगर आप देखेंगे 500 रुपए की गिरावट चांदी में नजर आ रही है, और साथ ही गोल्ड की अगर बात करें ऑलमोस्ट 700 रुपए की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। 25,200 के लेवल्स के आसपास 117 अंकों की मजबूती का रुझान इस वक्त प्री ओपन लेवल्स में निफ्टी में फिलहाल देखने को मिला है। इन लेवल्स को और ज़्यादा सेटल होने देंगे, 10 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगा, और उम्मीद यही लगाकर चलते हैं कि प्री ओपन में जिस तरह के लेवल्स और मजबूती है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के गेंस के साथ, तो एटलीस्ट मार्केट की शुरुआत 25,100 के पार क्लोज हुए थे कल, 25,200 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एडिशन हो गया, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले स्टॉक्स ही बताएं, इस वक्त आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स हैं, अच्छी मजबूती के दौर में है इस वक्त बाजार? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए बाजार कहीं ना कहीं 25,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है, और काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि कल के दिन ऊपर के लेवल से थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिला था, बट जब तक 25,000 निफ्टी होल्ड कर रहा है 25,400 तक के स्विंग यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक काफी लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, जो लगभग पिछले 35 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, बट जब तक 56,500 होल्ड है, बैंक निफ्टी 57,250 57,500 तक की छलांग बना सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी अच्छा रुझान बाजार में देखने को मिला है। एक तो कैपिटल मार्केट की थीम पे हम लगातार यहाँ पे बुलिश बायस बना रहे, तो इस थीम पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि MCX, CDSL, BSE सब में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है, बट अभी भी पूरे नाम पे पॉजिटिव रहेगा। बट इमीडिएट ट्रेडिंग के तौर पे मेरा पहला ट्रेड रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो में लगभग पिछले 33-34 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। डिसाइसिवली 5650 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 5,580 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 5,900 तक के टारगेट रहेंगे। तो पहले ट्रेड के तौर पे इंडिगो पे फोकस रहेगा, जहां पे एक मजबूती का दौर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सिलेक्टिव PSU बैंक्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। यूनियन बैंक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 152 के सपोर्ट से 161 तक के टारगेट यूनियन बैंक में देखने को मिलने चाहिए। सो इंडिगो एंड यूनियन बैंक दो ट्रेड रहेंगे शुरुआती मौके को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त, और इंडिगो इनफैक्ट कल के सत्र में भी 4% के गेंस नजर आए थे, और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया है। दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। चंदन की तरफ से उनकी कॉल्स इंडिगो पर, और साथ ही यूनियन बैंक में 160 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और एक बार पहले 9 के नवरत्न की सूची एक बार जान लेते हैं शरद से, उसके बाद सवाल उन्हीं स्टॉक में से एडअप करेंगे। बताइए शरद, 9 के नवरत्न में क्या ऐड किया है आज आपने? सबसे पहले बात करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे फोकस में रहेगा। एप्लीकेशन दे दी है RBI को, जहां पे वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं वॉलंटरीली
स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की हो तो ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्वेस्कॉम 2 आर्म्स से अप्रूवल आ गया है एक्सचेंजेस से, जून 11 को वो लिस्टिंग करने वाले हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। जिंदल स्टॉक के लिए बड़ा न्यूज़ है, जेवी पैक्ट किया है बहूर के साथ, एक नई सऊदी की कंपनी है, यहाँ पे बड़े कैपेक्स प्लान और एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने अनाउंस किए हैं, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। विप्रो अपनी मिडिल ईस्ट रीजनल हेडक्वार्टर्स रिलोकेट कर रही है रियाद सऊदी अरेबिया में। और इंटरेस्टिंगली स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स पे आज प्रेशर रहेगा। राइड हेलिंग स्टार्टअप ऐप रैपिडो जो है वो अब फूड डिलीवरी में वेंचर कर रही है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव ज़रूर है। और याद रखिए ब्लिंकिट जो जोमेटो की आर्म है, महाराष्ट्र एफडीए ने उनकी बिजनेस एक्टिविटी एक पुणे स्टोर में रोक दी है क्योंकि एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं थे उनके पास और बहुत जगह वायलेशन भी हुए नॉर्म्स के, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। टाटा मोटर्स एनालिस्ट मीट हुआ था, वहाँ पे कुछ खास सामने आया नहीं, बट एक कमेंट्री इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। वित्त साल 2026 में सिंगल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल लीजिए या पीवी सेगमेंट लीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी नज़र रखिएगा। डाइजो पीएलसी है ऑप्शंस कंसिडर कर रही है कि अपनी स्टेक की बिकवाली जो है आरसीबी में, या पूरा स्टेक आरसीबी का बिकवाली कर सकते हैं। वैल्यूएशन लगभग $2 बिलियन का आता है। 8वां स्टॉक प्रोटीन ईगॉव, इन्होंने जो है 100 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर बीमा सुगम से आया है, ये आरएफपी प्रोसेस के जरिए आया है, तो ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल सकता है। आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नज़र रखिएगा। एंटी की रिपोर्ट आई है, बाई रखा है, टारगेट प्राइस 2745 से बढ़ा के 3101 रुपीज़ कर दिया गया। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ओके, नवरत्न की सूची और ये सारे के सारे स्टॉक्स, इसमें एंटिक की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट फोकस रेडार पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, रियल्टी, सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती है, लेकिन एलएनटी के चार्ट्स को भी एक बार देखना चाहिए। हेवी सिविल इंफ्रा कारोबार के लिए कंपनी को करीब 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला था। प्री ओपन में एलएनटी के लेवल्स पर नजर डालते हैं और किरण जी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। करीब 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी। देखिए, अगर आप कैपिटल गुड्स स्टॉक्स की बात करेंगे तो लार्सन के अंदर जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं कितने दिनों से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है। पिछले 5 दिन से हम देख रहे थे कि 3700 के ऊपर नहीं जा रहे थे, अब आज 3700 के ऊपर स्टॉक सस्टेन, जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली यहाँ से तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एक पोजिशनल टारगेट आप 3800 प्लस का एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कोई भी गिरावट है तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप 3650 का मेंटेन कीजिए और ऊपर में 3800 तक के टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3800 के टारगेट आपको एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। एक शेयर जो आज मजबूती पर खुलने के संकेत दे रहा है वो है ग्रासिम का, करीब 4% ऊपर इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसकी वजह यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है ग्रासिम को और टारगेट जो दिया है वो है 3500 रुपये का, 2975 रुपये से बढ़ाकर के टारगेट ये किया है और बोला कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन प्ले ग्रासिम को लेकर। ग्रासिम का शेयर लेकर आइए। चंदन जी गुड मॉर्निंग, एक बार ग्रासिम पर जरा व्यू दीजिए क्योंकि हमने देखा है कि ग्रासिम में हाल फिलहाल मजबूती रही है और ये अपग्रेड भी आया है। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं और क्या इस गैप के बाद भी बाई करना है? बिल्कुल, देखिए ग्रासिम में अच्छी रिकवरी पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही है। 2500 के बेस बनाने के बाद जो मोमेंटम बना है और की मूविंग एवरेजेस 50 डेमा के ऊपर सरपास करेगा, एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनेगा। तो आई थिंक गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे कि ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे 2820 2850 तक के टारगेट ग्रासिम में बनने चाहिए। ठीक है, 2820 से 2850 के टारगेट बनने चाहिए ग्रासिम के शेयर में। एक और शेयर पर फटाफट व्यू ले लेते हैं। शरण, आप जरा बीएल को लेकर व्यू दीजिए। बीएल हमने दिखा था कि एक तरफा रैली आई थी, शेयर 400 के पहले थोड़ा सा थमा, लेकिन फिर से लग रहा है कि तेजी की शुरुआत इसमें हो जाएगी। आज अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है शेयर ये। बीएल क्या करना है? किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना है उसको आप एडवाइस करेंगे? अभिषेक जी, फ्रेश बाइंग में स्ट्रिक्टली अवॉइड बोलूंगा। अगले स्टॉक काफी चल चुका है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो जिस दिन करेक्शन आएगा वो काफी फास्ट और काफी स्ट्रांग होगा, तो आप को एक बार 5 to 10% का हिट लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं बोलूंगा स्टॉक एक बार थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेट हुए या अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, अराउंड 375 लेवल्स पे, वहां पे एक बार एक न्यू स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, कंसोलिडेशन बाइंग या एसआईपी मोड में बाइंग कर सकते हैं। ओवरली अभी मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक को बाइंग के लिए। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है इस शेयर को। फटाफट एक व्यू चंदन जी आपसे ना आरबीएल बैंक के शेयर पर चाहिए।
आरबीएल बैंक में मूव्स अच्छे आ रहे हैं, कितने सस्टेन करेंगे सवाल इसको लेकर है। आप क्या सलाह देंगे? थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है इसमें? मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 4 महीने से हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों में जो 215-16 का जो एक हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन को ट्रेल करें। 224 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 240-242 तक के भी टारगेट्स यहां से बन सकते हैं। ठीक है, 240-242 तक के भी टारगेट आरबीएल बैंक में आ सकते हैं। 230 का भाव तो हम देख रहे हैं आरबीएल बैंक के शेयर में। आरबीएल बंधन थोड़ा सा ना यकीन कम होता है कि चलेंगे तो कब तक चलेंगे और किस रफ्तार से चलेंगे, क्योंकि वोलेटाइल बहुत रहते हैं ये दोनों के दोनों बैंक। इनकी सेहत को लेकर भी पिछले दिनों सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो मोमेंटम अच्छा है। 240 तक के लिए आप इसमें बने रहिए। 224 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपनी पोजीशन में। ठीक है, बाजार खुलने में 45 सेकंड का समय रह गया है और आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों अभी जो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है दोनों इंडेक्स के लिए उसके पास ही खुलने जा रहे हैं। निफ्टी खुलेगा 25,200 के आसपास, वहीं पर छोटा सा रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक की बात करें, छोटा रेजिस्टेंस 57,000 के लेवल पर है और ये हम चर्चा कर भी रहे थे आज। वहीं पर खुलने जा रहा है। निफ्टी बैंक की जो शुरुआत होगी करीब 150 अंकों पर होगी। निफ्टी की बात करें तो करीब 100 अंकों पर निफ्टी शुरुआत करने जा रहा है। तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तेजी का पंच लगने जा रहा है। 5वें सत्र में आज लगातार हम तेजी देखेंगे निफ्टी की बात करें तो। और आज के अगर हम लीडर्स की बात करें तो ग्रासिम और अल्ट्राटेक ऐसा लग रहा है कि शुरुआत अच्छी करेंगे और दोनों शेयर सीमेंट पैक्स हैं और मजबूती दिख रही है। पेरेंटेज तो खैर दोनों की एक ही है, आदित्य बिरला ग्रुप की दोनों कंपनीज हैं ये। शुरुआत हो गई है, अपने अहम रेजिस्टेंस के पास खुल के थोड़े से नीचे आते दिख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। 57,000 के ऊपर हालांकि निफ्टी बैंक गया था ब्रीफली, लेकिन सारी की सारी तेजी देखिए आपको हवा होती दिख रही है। निफ्टी बैंक हो गया है अब सपाट, लाल निशान में भी आया और निफ्टी की जो तेजी है 50 अंकों के आसपास की रह गई है। तो 25,200 जो लेवल्स हमने आपको बताया था वहां पर एक छोटा सा हर्डल फेस कर रहा है निफ्टी। देखते हैं कि आज इंट्राडे में उसको पार करता है या नहीं करता है। इसको अगर पार करेगा तो 25,500 की जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। निफ्टी बैंक 57,000 पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसके लिए हर्डल है। ऑप्शंस के आंकड़े भी ये सजेस्ट कर रहे थे और फिलहाल हम देख रहे हैं कि हल्की सी गिरावट पर शुरुआत हुई है। 20-30 अंक आपको नीचे दिखेगा। थोड़ा सेटल होने देते हैं बाजार को। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। ग्रासिम को लेकर ब्रोकरेज का अपग्रेड मॉर्गन स्टैनली का और शेयर है करीब 3% ऊपर। इसके अलावा कोई भी शेयर निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर 1% की तेजी हो। डॉक्टर रेड्डीज बीएल में करीब 1% के आसपास की तेजी है। अल्ट्राटेक का शेयर करीब 1% ऊपर है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस, तो फाइनेंशियल में कुछ मूव्स हैं। और हम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें तो आपको इन्फोसिस में और टेक महिंद्रा में आज तेजी देखने को फिलहाल शुरुआती सत्र में मिलेगी। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एशियन पेंट्स करीब 1% नीचे है। इटर्नल पर थोड़ा सा दबाव है। नेस्ले थोड़ा सा प्रेशर में है। दिग्गज एचडीएफसी बैंक भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट दिखा रहा है। आईसीसी बैंक में कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी, 2.25% के आसपास की। आईसीसी बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सपाट शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो बड़े दमदार हैं। करीब 350 पौने 400 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 1550 शेयर मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो बैंकिंग में अगर आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक नहीं चलते हैं तो निफ्टी बैंक चलेगा कैसे, ये सवाल बहुत बड़ा होता है और आज वही हम देख रहे हैं। वेटेज वाला मामला होता है। एसबीआई की बात करें 820 रुपए के आसपास की भाव है। और एक और बड़ा शेयर रिलायंस, उसकी भी जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी ना सुस्त हुई है। 1450 रुपए के आसपास आके वो भी थोड़ा सा ठिठकता हुआ जरूर दिख रहा है। निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं वो रह गए हैं रफली 20-25 पॉइंट के आसपास की। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 60 अंकों के आसपास की। एचडीएफसी बैंक में, आईसीसी बैंक में थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। और कुछ और बड़े शेयरों की अगर हम बात कर लें तो एलएनटी भी आज दबाव में है। एलएनटी के साथ साथ एचयूएल के शेयर में भी आज आप दबाव देखेंगे। हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था कोफोर्ज जो हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। 2.25% ये शेयर ऊपर है। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस में तेजी बरकरार है। गोल्ड लोन में थोड़ी जो रिलैक्सेशन की गई है नियमों में आरबीआई की तरफ से, कुछ नए नियम आए हैं तो मणप्पुरम और मुथूट में तेजी अच्छी बनी थी। दोनों शेयर आज 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और डिफेंस में बीएल एक रेंज में था लेकिन रेंज से फिर से अब निकलने की कोशिश हो रही है। हालांकि बड़ी तेजी पिछले दिनों हो चुकी है लेकिन 380 से 400 रुपए के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था और आज फिर से हम तेजी इसमें अच्छी देख रहे हैं।
पावर वाले कुछ शेयरों में अच्छी तेजी है और गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर भी ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में भी आज हम देखने के लिए 1% के आसपास की मजबूती पर ही कारोबार हो रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला माहौल है, ये निफ्टी का हीट मैप आपके सामने है। कंजम्पशन वाले शेयर में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि जो रियल्टी वाले स्टॉक्स थे कल थोड़े शांत थे, आज बाइंग हो रही है। प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओवरऑल रियल्टी में, ब्रिगेड में करीब 1% के आसपास की तेजी है। डीएलएफ में 0.25% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और निफ्टी बैंक का जो खेमा है बटा हुआ है। आप देखिए इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक को छोड़ दीजिए तो कहीं भी आधे % के आसपास की तेजी नहीं है और जो 3 वेटेज लिहाज से सबसे बड़े बैंक हैं वहां पर आज आपको नरमी ही दिखेगी। ऑटो में देख रहे हैं कि चुनिंदा बाइंग हो रही है, लेकिन एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की आपको मजबूती दिखे। तो कहानी यह है कि निफ्टी बैंक है करीब 75 अंक नीचे और निफ्टी है करीब 25 अंक ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ। कुछ अगर हम बड़े एक्शन की बात करें तो बड़े एक्शन में अगर आप आज देखेंगे तो नेस्को में 3.5% की तेजी है, जिंदल 100 में 4.5% की तेजी है। क्वेस्ट कॉर्प को लेकर खबर आई थी 3% ऊपर, ये भी शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा कुछ खास एक्शन है नहीं। आरबीएल में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, 2% नीचे ये शेयर आकर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्होंने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड में और आपके लिए कहां पर पैसे बनाने के आकर्षक मौके फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड। पॉजिटिव शुरुआत जरूर हुई बाजार की, लेकिन बस एक आध मिनट में ही कह सकते हैं गेन्स जो है फ्रिजल आउट होते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे आज डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर कल हमने देखा था एक ब्रीदर देखने को मिला था, वो सेक्टर इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में तेजी है। मेटल, आईटी, एनर्जी, फार्मा, मिड सेलेक्टर, ऑटो, साथ ही कंजम्पशन जो कि बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, एफएमसीजी पैक में भी हरे निशान के साथ फिलहाल कामकाज। मार्केट का टेक्सचर और ब्रेथ की अगर बात करें, अब भी बुल्स जो हैं उनका पलड़ा भारी है। लेकिन चलिए वॉलेटाइल शुरुआत जरूर हुई है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर स्टॉक्स क्या हैं जान लेते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर बाजार की शुरुआत में और कैसे देख रहे हैं इस मार्केट की ओपनिंग को आप? जी मानसी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करूंगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लगभग 17 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में अब यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों में 4900 के हायर बेस बनाए हैं, 5000 की पुट राइटिंग हुई है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बनेगा। पिछले 3-4 दिनों में पूरे बाजार में जो तेजी हुई थी PSU में या दूसरे सेक्टर में, उस सेक्टर के मुंह में HL में मोमेंटम नहीं बना, बट सस्टेन बार्गेन बाय नीचे के लेवल पे देखने को मिले। तो आई बिलीव अब इसमें ब्रेकआउट होना चाहिए। डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी यहाँ पे बन रहे हैं, तो HL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से हम देखें तो लगभग 4970 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 5230 तक के टारगेट HL में मिलने चाहिए। तो पहले ट्रेड के तौर पे हम यहाँ पे HL पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा ट्रेड कहीं ना कहीं LICI पे होगा। पिछले 4 दिनों से हायर बेस के साथ कंसोलिडेट हो रहा है, बट यहाँ पे अब मोमेंटम चाहिए। टेक्निकली एक पोल एंड फ्लेक का पैटर्न यहाँ पे विजिबल हो रहा है जो एक नया ब्रेकआउट देगा। तो 945 के सपोर्ट से LICI पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1005 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और LICI ये 2 प्रेफर्ड पिक रहेगी मार्केट ओपनिंग के बाद में ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। कल इंश्योरेंस के डेटा जब आए तब हमारे एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत करी तब भी LIC लाइफ इंश्योरेंस मेजर पर ही फोकस था और अब चंदन जी की भी मोहर लगती हुई 1005 तक के टारगेट्स। और ऑफ कोर्स डिफेंस स्टॉक्स आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं और तमाम डिफेंस स्टॉक्स में डिफेंस मेजर HAL पर खरीदारी के मौके 5230। हमारे साथ किरण जी भी है, उनसे भी जानते हैं। किरण जी, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत? स्टॉक्स क्या है आपके रेडार पर? जी, ओवरऑल बाजार की शुरुआत काफी अच्छी है। आप मेटल सेक्टर में हमारा कहीं ना कहीं रुझान बन रहा है, क्योंकि मेटल सेक्टर में आप देखो हिंदुस्तान जिंक हमने डे बिफोर यस्टरडे और लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था 470 के आसपास। वहां से हम देखें तो 540 तक की एक रैली आ चुकी है। सिल्वर का टेलवेंड्स है उसमें, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि वेदांता एंड हिंडाल्को ये भी नीचे के लेवल से काफी अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो हिंडाल्को करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का आप यहाँ पे व्यू पॉइंट रखे 655 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं हिंडाल्को। 630 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट
पैटर्न्स है ऊपर में वापस से स्टॉक 690 700 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट एक दो दिन के नजरिए से हिंडाल को एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख सकते हो। डिक्सन में रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी हमने देखा कि 17,000 से स्टॉक में भारी गिरावट आई, नीचे में 14,400 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनाया है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन अभी जिस तरह की चार्ट पैटर्न है लग रहा है कि अगर 14,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एक अच्छी खासी स्टीप रिकवरी 16,400 16,500 तक आ सकती है। तो डिक्सन में आप ध्यान रख सकते हो करंट मार्केट प्राइस 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कीजिए, ऊपर में 16,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके तो चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में लार्जर टारगेट 16,000 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल सकते हैं, ये राय इस वक्त बनती हुई। और तेज़ी के साथ, हल्की फुल्की तेज़ी के साथ शुरुआत ज़रूर है, लेकिन यहाँ से अपसाइड विजिबल नज़र आती है। हमारी पैनल पर तेजस जी भी जुड़ गए हैं, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजस जी, बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो आईओसी मेरा टॉप पिक है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि करेक्शन खत्म हो चुका है। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 150 के करीबन और उसके बाद लगातार स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 दिन से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। जो साइडवेज कंसोलिडेशन होना था वो हो गया है। अभी मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक रैली कर सकता है, तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। आईओसी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 138 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 148 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 153 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो पोजिशनल पिक है, वो है भेल लिमिटेड। भेल में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी रिसेंटली और 270 के करीबन स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना के एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 4-5 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए भेल में। अराउंड 256 258 will be ideal level to go long with a positional stop loss of 245। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 271 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 282 का। सो BHEL 282 के टारगेट्स और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इनफैक्ट कच्चे तेल की चाल में हम लगातार बढ़त देख रहे हैं। $67 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड नजर आया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर एक फोकस होना चाहिए। आईओसी 148 153 तक के टारगेट्स। और मीडियम हैवी ट्रक के लिए एसी केबिन ज़रूरी। एक खबर जब आई थी कल, हमने इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च कर आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट जो है किन कंपनी पर पड़ेगा। और हमारी खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में सुब्रोस का जिक्र हमने किया था, बिकॉज एसी बनाने का काम करती है कंपनी। और कल के सत्र में जब हम बात कर रहे थे करीब 7% की तेज़ी बात करते करते स्टॉक में नजर आई थी और आज भी शुरुआत से करीब 3% का इजाफा 796 के लेवल्स पर सुब्रोस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। शरण से भी जान लेते हैं उनके कॉल्स क्या हैं। शरण बताइए आपकी तरफ से मार्केट स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? तो मानसी जी, मेरा पहला कॉल आईटी सेक्टर से रहेगा। टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा था, जब तक सोचा 1600 से 1608 अभी हो ही चुका है। तो 1600 टू 1605 के बीच में बाय कीजिए टेक महिंद्रा जून फ्यूचर। स्टॉप लॉस रहेगा 1575। टारगेट्स के लिए आप 1625 1650 के लेवल्स इजीली टच कर सकता है। मुझे पूरा आईटी सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा गोदरेज इंडस्ट्रीज। आज काफी अपग्रेड आए हैं, मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ। तो गोदरेज इंडस्ट्री में आप बाय कीजिए, मगर 1-2 to 3 डेज पोजिशनल व्यू के साथ बाय कीजिए। अराउंड 2485 या 2490 के लेवल्स के आसपास बाय कीजिए। 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए अराउंड 2440। टारगेट रहेगा 2550 एंड 2600 के लेवल्स के लिए। अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी जून फ्यूचर। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं शरण आप? प्रॉपर्टी जून फ्यूचर्स या गोदरेज इंडस्ट्रीज? नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टी जून फ्यूचर्स। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए सलाह होगी। ठीक है, परफेक्ट। गोदरेज प्रॉपर्टीज टेक महिंद्रा के लिए 1650 रुपए का टारगेट शरण की तरफ से है। मार्केट थोड़ा सुस्त हो गया, फंस आ गया लगता है। 35 अंकों की तेजी निफ्टी में और निफ्टी बैंक में करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट से, और हिल डुल भी नहीं रहा है, एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। क्रूशल जो हर्डल्स थे वहीं जाकर बाजार थोड़ा रिवर्स होता दिख रहा है। देखते हैं कि क्या चाल होती है यहाँ से आगे की। एक शेयर जो लगातार रिकमेंड हुआ था चंदन जी,
इंडियन बैंक, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी शुरुआत कमजोर हुई है, 3% के आसपास की गिरावट है। क्या बाय ऑन डिप करना है इंडियन बैंक को? आपका क्या व्यू होगा? फंडामेंटली तो एक सस्ता स्टॉक है, बाकी पैरामीटर सर भी अच्छा है, लेकिन चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसके? चंदन जी बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ पे इंडियन बैंक की आप यदि बात करते हो तो इंडियन बैंक में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है और उसके चलते यहाँ पे प्राइस थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। बट हम ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और मेरा तो मानना है कि जब तक 615 का लेवल होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनानी चाहिए। 615 618 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मई के मिड वीक में उसी लेवल पे ऑर्डर लिया था और उसको निकालने के बाद बड़ा मोमेंटम बना। तो आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। 615 मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। कोई भी डिप आता है तो 615 के सपोर्ट से नया एक्यूमुलेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, 615 के सपोर्ट से आप इंडियन बैंक को अकोमोलेट भी कर सकते हैं। तेजस भाई, एक बार वेदांता आप जरा चेक कीजिए, 4-5 सत्र की लगातार तेजी हो गई और ये शेयर 430 वाला 465 का हो गया। वेदांता थोड़े ग्लोबल क्यूज भी बेहतर होते दिख रहे हैं मेटल कंपनीज के लिए। कहां तक जाता हुआ आपको शेयर ये दिख रहा है और क्या नई बाइंग करनी है इस लेवल पर? मेरे हिसाब से थोड़ी नई बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से चल गया है। 475 476 के करीबन काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक सरपास नहीं करता है, कोई मेजर रैली एक्सपेक्टेड नहीं है फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो यहाँ से 2% की अपसाइड देख रहे हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। बट मेरे हिसाब से अगर डिप में आता है करीबन 450 52 के उधर, दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। करंट लेवल पे किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 459 और लक्ष्य रहेगा 475 का। ठीक है, 475 का वेदांता के लिए टारगेट बन जाएगा। होल्ड करने की सलाह है आपको अगर पोजीशन है तो। निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया है और अगर आप इसके आज के हाई से देखेंगे तो 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई है ऊपरी सर से। आज का जो हाई है 25,199 यानी कि 25,200 के आसपास था शुरुआत में और वहां से फिर ये अब ये नीचे आके कारोबार कर रहा है। 25,075 के लेवल आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन क्या ये जो डिप है अपॉर्चुनिटी है? निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट और निफ्टी की जो गिरावट होगी थोड़ी सी तेजी से बढ़ रही है। 25,100 के नीचे जाने के बाद 45 अंकों के आसपास की नरमी हो गई है। चंदन जी, एक आपसे व्यू चाहिए, क्या कॉन्ट्रा एक व्यू बनाना चाहिए 25,000 के आसपास या 24,950 से 25,050 की रेंज में? क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी निफ्टी में? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कल के दिन निफ्टी ने ओपन हाई सेम बनाया था 25,160 का और वो ओपन हाई बनाने के बाद में करेक्टिव मूव देखने को मिला और आज 25,199 का हाई बनाया, यानी कि राउंड फिगर नंबर है उससे मात्र कुछ पैसे मिस होके नीचे गिरा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें। मार्केट आई थिंक 24,850 को बेस बनाएगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट 2 दिनों से मार्केट का जो बिहेवियर है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे 24,850 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और डिप आता है तब उन लेवल पे हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाने की सलाह देंगे। वहीं बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल ओपन आई 57,050 के आसपास बना। आज भी 57,000 के आसपास का हर्डल यहाँ पे देखने को मिला है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में 56,500 एक मेजर लेवल का काम करेगा। 56,500 और 24,850 ये 2 लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेस्पेक्टिवली काम करने चाहिए। निफ्टी के लिए ये इस वक्त एक राय इस वक्त मिलती हुई। आईटी सेक्टर और डिफेंस स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त कमान संभाल रहे हैं, बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क्स में अब 2 दिन की ज़बरदस्त मजबूती के बाद आज हम देख रहे हैं कमजोरी। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, जहां से शुरुआत हुई वहां से सेंसेक्स में करीब 320 अंकों की बिकवाली नजर आएगी। निफ्टी में भी गिरावट तेजी जहां से शुरू हुई थी, सिर्फ 1-2 मिनट के अपमूव्स के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी ने तेजी पर शुरुआत की। उसके बाद आप देखिए डेंट गिरावट जो है बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की उच्चतम स्तर से आज के अगर देखेंगे। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। कंपनी ने एक स्टेक एक्विजिशन किया है बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप में और दोनों एक्विजिशन जो कंपनियों ने किया है वो एक्विजिशन के जरिए मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाने की कोशिश और
न्यूज़ फ्लो और न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक में करीब 6% की तेजी पर स्टॉक में ट्रेड नजर आ रहा है। चंदन जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस काउंटर की बात करें आप तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद देखने को मिला है और वीकली चार्ट में एक पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हो रहा है। मल्टीपल हर्डल 130 के आसपास थी और डिसाइसिवली आज जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट हो रहा है काफी अमेजिंग है। तो आई थिंक यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। काफी अच्छा प्राइस सेटअप बहुत दिनों के बाद इस काउंटर में बन रहा है। 132 का सपोर्ट रहेगा, 141 142 तक के टारगेट भी काउंटर छू सकता है। चलिए, ये एक राय इस वक्त मिलती हुई कोफोर्ज के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। 5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ और इनफैक्ट मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भी नज़र होनी चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। आज सुबह बाजार खुलने से पहले शरण जब अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि आईटी स्पेस पर एक नज़र होनी चाहिए। हमारे बाकी गेस्ट भी जो जुड़े थे उनका भी, किरण जी का भी ये कहना था कि एफएमसीजी और आईटी 2 सेक्टर्स हैं जो कि पिछले दिनों जहां मार्केट में हमने काफ़ी अप मूव देखा है, चले नहीं है, सेक्टोरल टर्निंग वहां पर होती दिखेगी और आज के सत्र में हो रहा है। आईटी सेक्टर एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। एक राय परसिस्टेंट सिस्टम पर, तेजस जी आपसे जानना चाहेंगे, मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर आपकी राय क्या होगी? क्या लार्जर आईटी प्लेयर्स के साथ मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भी फोकस होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। कोफोर्ज ने काफी अच्छी रैली दिखाई है रिसेंटली और आज भी देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। हमें लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और इमीडिएट बेसिस पे 1955 का लेवल टेस्ट कर सकता है और वो एक बार सरपास होता है तो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2005 वहां तक स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने रिसेंटली ऑलमोस्ट इन लास्ट 5 डेज एक 8% की रैली दिखाई थी। स्टॉक अभी इसका प्रीवियस स्विंग हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है, 5,955 का लेवल है। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 5 to 7% की रैली हम स्टॉक में देख सकते हैं। तो करीबन 6250 से लेके 6300 तक के लेवल आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये स्टॉक 5,955 के ऊपर सस्टेन करे और क्लोज दे। मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भी इस वक्त फोकस है और हम देख रहे हैं कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स पर एक नजर होनी चाहिए। करीब 4% के गेंस इस स्टॉक में भी देखने को मिले हैं। शरण, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के काउंटर में अच्छी खासी मजबूती का रुझान और ये मजबूती जो है आज भी इंटैक्ट नजर आ रही है, क्या राय होगी? जिंक पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट सिल्वर का जो मोमेंटम है वो भी यहाँ पे एक काम कर रहे हैं और आप देखोगे यहाँ पे जो मल्टीपल हर्डल्स थे पिछले कुछ महीनों से वो 475 480 के आसपास थे, वो डिसाइसिवली निकलने के बाद बड़ा तेजी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीकली चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव रहे और लगातार पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव सेटअप सेंटीमेंट है। हालांकि कंसर्न ये है कि 4 दिन में ऑलरेडी 450 से 545 का रनअप बना चुका है, बट अभी भी रखे पोजीशन 532 ट्रेलिंग सपोर्ट रहेगा। नई पोजीशन के भी लिए 532 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 565 575 के टारगेट अनफोल्ड होते हुए नजर आ सकते। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति होगी हिंदुस्तान जिंक के शेयर में। आईसीसी बैंक में हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेजस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आरबीआई की पॉलिसी आई, आधे % का रेट कट, एक सरप्राइज कट आया। उम्मीदें तो ये थी कि नहीं बैंकिंग स्टॉक्स में तेज रफ्तार से दौड़ेंगे। हमने छोटे बैंकों में या फिर सरकारी बैंकों में मोमेंटम दिखा, लेकिन आईसीसी बैंक में वो मोमेंटम ना सिर्फ मिसिंग है बल्कि हम तो नीचे की चाल देख रहे हैं। कल के डीप कट के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1% गिरावट है। आईसीसी बैंक में करना क्या है? ये जो गिरावट आ रही है इसको बाय करना है या फिर अभी दूर रहना है इससे? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें तो एक राउंडिंग टॉप का एक फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट पे, बट एज लॉन्ग एज स्टॉक अभी इसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो करीबन 1400 के करीबन है, तो 1385 से लेके 1400 के बीच में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। तो किसी के पास लॉन्ग पोजिशन है तो 1385 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर 1385 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, आईसीसी बैंक को लेकर ये व्यू हो गया।
सुब्रोस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और सुब्रोस के लिए ट्रिगर ये भी आ गया है कि 8 जून से जो सभी जो बड़े ट्रक्स हैं उनके केबिन में एसी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है उन कंपनीज के लिए। एक राय जरा सुब्रोस पर लेते हैं और सुब्रोस के बाद हम जरा ये चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में रैपिडो की एंट्री से जो खेल है वो किस तरह से बदलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको लेकर आएंगे, लेकिन सुब्रोस पर एक व्यू पहले चाहेंगे। 800 रुपए पर चंदन जी शेयर आ गया है। 800 के ऊपर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? वैसे अगर आप महीने भर की चाल देखें तो बहुत ही स्मार्ट रिकवरी है 600 रुपए के भाव से सुब्रोस में। बिल्कुल, सुब्रोस में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि 26 मई को 786 का हाई बनाया था और उसके बाद लगातार 9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। आज पहली बार उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली एक कदम रख रहा है और लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो अगस्त 2024 में बना था 827 का, तो पहला टारगेट तो 827 रहेगा। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ब्रेकआउट ये कारगर सिद्ध होगा। 783 का सपोर्ट होगा, 825 और 840 तक के टारगेट सुब्रोस में बन सकते हैं। 825 840 तक के टारगेट सुब्रोस में बन सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। अभी तक अगर हम फूड डिलीवरी अगर हम की बात करें तो उसमें जोमैटो और ये स्विगी दो बड़े डोमिनेंट प्लेयर थे। अब इसमें थोड़ा सा ना खेल इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि रैपिडो की एंट्री होने जा रही है। तो रैपिडो के आने से इसमें कंपटीशन कितना बढ़ेगा, क्या प्लान्स है रैपिडो के, ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए कंज्यूमर के लिए तो ऑप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अच्छी खबर है। जो ये प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे थे, जो ये सर्ज प्राइसिंग करते थे, शायद उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा भी। आप जरा ये बताइए कि क्या न्यूज़ है इसको लेकर। अभिषेक, आपने बहुत सही कहा है कि डार्क पैटर्न जो चीज़ हो रही है उसकी मुहिम भी हम ईटी नाउ स्वदेश में कर रहे हैं ताकि ये सारे क्विक कॉमर्स कंपनी, न्यूज़ टेक कंपनीज कस्टमर्स को चीट नहीं करे। लेकिन अब देखिए कुछ डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं और ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो। लेकिन सबसे पहले फूड डिलीवरी पे नज़र डालते हैं। रैपिडो जो है अब फूड डिलीवरी स्पेस में आ रहा है। अब ये राइड हेलिंग ऐप है, जो सर्विस है, कभी कभी आप टैक्सी लेते हैं, कभी 2 व्हीलर लेते तो वो रैपिडो वाली ऐप रहती है। अब इसमें क्या है कि इसके कमीशन मॉडल पे जो इसमें पूरा खेल है, 10% कट का एक्सपेक्टेशन भी है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का आपका जोमेटो के लिए। रैपिडो का जो दलाली है या कमीशन है वो 8 से 15% का है। वही इटर्नल या स्विगी, इटर्नल ऑफकोर्स जो नया नाम है जोमेटो का, वो मैं कह रहा हूँ 21 से 22% का। तो कमीशन मॉडल में रैपिडो तो जीत रहा है। अब ऑफकोर्स किस तरह इसका ऑनबोर्डिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उस पर भी जो है टोटल सवाल उठेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। बट ऑफकोर्स नेट नेगेटिव है जोमेटो और स्विगी के लिए अभी के लिए। अब हम बात करेंगे कोई रीसेंट एक्शंस आए फूड डिलीवरी के अलावा क्विक कॉमर्स के बिजनेस में, खास करके जो डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपके खाने बनते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं, तो वहाँ पे नॉर्म्स बहुत बुरी तरह से फ्लाउट हो रहे हैं। एफडीए ने शटडाउन की ऑर्डर दी है ब्लिंकिट की स्टोर में पुणे के रीजन में, जहाँ पे एफएसआई नॉर्म्स को वायलेट किया गया था, कहीं तो लाइसेंसेस भी नहीं थे। वही बात करें तो जेप्टो में भी हाल में मुंबई में कुछ डार्क स्टोर्स की जो है क्लोजर हुई है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस या जो हाइजीन फैक्टर्स है उसे नहीं कैटर किया गया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है ओवरऑल क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी स्पेस में जो धीरे धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। अभी ऑफकोर्स इटर्नल और स्विगी के लिए बहुत प्रेशर में आता है क्योंकि दोनों लिस्टेड है। क्वालिटी कंट्रोल्स मिस हो रही है। दूसरा बात, जो डार्क पैटर्न्स है वो एक एक्चुअली सीरियस केस हो चुका है, खास करके प्राइसिंग को लेके। इतने नए टाइप के प्राइसिंग और फीस और कमीशन आते रहते हैं कि जब भी आप ऐप रिफ्रेश करते हो तो देखते हैं एक और खर्चा आ गया है। तो इस पर ऑफकोर्स सवाल उठते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, रीजनल प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वो कभी कभी अच्छे फंडेड होते हैं तो वो डिस्काउंट से कस्टमर्स को भी खींचने का कोशिश करते हैं। ओवर एक्सपेंशन भी हो रही है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ढंग से आया नहीं है डार्क स्टोर्स में। तो ऑफकोर्स जोमेटो हो या स्विगी हो, दोनों पे ही नज़र रहेगी। और जेप्टो इंटरेस्टिंगली अपनी आईपीओ को भी डेफर कर दिया है। बात था कि जेप्टो की आईपीओ जो इस साल आएगी, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करेगी जेप्टो का जो ओवरऑल आईपीओ है वो अगले साल आने वाला है। तो ऑफकोर्स फंड रेजेस भी हो रहे हैं, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का हमेशा एक सवाल रहता है इन कंपनीज़ के साथ। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना जो है इम्पैक्टफुल जो है फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स में अभी भी इश्यूज़ देखने मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी स्टॉक ट्रैकर्स की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट आया है, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से कितना गिरावट देखने मिला है। इटर्नल पे 16% का गिरावट आया, लेकिन स्विगी जो हाल ही में लिस्ट हुई है वहाँ पे देखिए 40% का जो है डाउन टिक देखने मिला है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है
कंसर्न ज़रूर हैं, बट किस तरह ये अनाउंस करते हैं, किस तरह नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, उस पे भी जो है बाज़ार की नज़र रहेगी। बट ऑफ कोर्स डार्क पैटर्न्स एक बहुत बड़ा इशू है बाज़ार में, और धीरे धीरे करके अगर ये न्यू एज टेक कंपनी स्टार्टअप्स चेंज नहीं करेंगे तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो बेहद इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना यहाँ पर जब आप ऑर्डर करने जाते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, क्विक कॉमर्स डिलीवरी के लिए जब आप ऑर्डर करते हैं तो कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। और मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती हुई देखिए, इटर्नल तो था ही लिस्टेड कैटेगरी में, स्विगी की ताज़ा लिस्टिंग के बाद मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है और अब इसमें कंपटीशन जो है, कट थ्रोट कंपटीशन का दौर इनफैक्ट कहा जाएगा, जो कि बढ़ता हुआ, बिकॉज रैपिडो की भी एंट्री की बात यहाँ पर होती हुई और जेप्टो की भी तो बात लगातार चली रही है। लेकिन चंदन जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों ब्रोकरेजेस की अगर माने, ऑफकोर्स इटर्नल वर्सेस स्विगी, लगातार ये एक बातचीत चलती रहती है कि दोनों में से किसको पिक करना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये अपने उच्चतम स्तर से करीब 16% गिर चुके हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि इटर्नल में इन पर्टिकुलर 300 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। अब इस खबर के बाद क्या सेंटिमेंट्स बदलते हुए नजर आएंगे चंदन जी? आप इटर्नल और स्विगी की बात करें तो पहले तो मैं टेक्निकल सेटअप की बात करता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखो, इटर्नल ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मिंग नेम रहा है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 300 से लेके 200 तक का करेक्शन देखने को मिला। 200 के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी एक डील्स देखने को मिली और उसके चलते यहाँ पे बॉटम आउट बना, और उस टाइम 200 से लेके 242 रेंज हुआ करता था, और उसके बाद में जो ट्रेडिंग रेंज है वो कहीं ना कहीं 220 से 242 की तरफ शिफ्ट हो गई। 3 दिन पहले जब 242 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये मोमेंटम 262 की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं हायर बेस इटर्नल में बन रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आता है 240-42 की तरफ तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए 262-270 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस रहेगा, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। स्विगी ने लास्ट वीक में अच्छा मूव देखा था 330 से लेके 375 तक का, बट मल्टीपल हर्डल्स यहाँ पे है, तो नीचे आए वापस 340 तब अक्यूमुलेट करें। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से इटर्नल वेल प्लेस्ड है। हालांकि कंपटीशन की वजह से थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़ सकते हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मेजर इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली सेगमेंट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और कंपेयर करें तो इटर्नल पे मेरी बाय ऑन डिक्लाइन के साथ 242 के मेजर सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की सलाह रहेगी। इटर्नल दोनों में कंपैरिजन करें तो ये गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन ग्रेसिम पर भी एक फोकस होना चाहिए। ब्रोकरेजेस के रेडार पर लगातार ग्रेसिम है। शरण, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मॉर्गन स्टैनली की ग्रेसिम पर एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने एक तो अपग्रेड किया है टू ओवरवेट में, पहले जहां इक्वल वेट की राय दे रहे थे, टारगेट्स को भी रिवाइज किया है। ग्रेसिम के लिए स्टोरी अलग हो जाती है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट सीमेंट से ही ताल्लुक नहीं रखता। अब और इनके पेंट बिजनेस की अगर बात करें, जब ये लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी नज़र आई और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉक के लिए डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। 3.5-4% के गेंस ग्रेसिम इंडस्ट्रीज 2702 के लेवल्स पर, यहाँ से क्या मजबूती जारी रहेगी? जी, मेरे हिसाब से वेडनेसडे या थर्सडे को ग्रासिम मेरा टॉप पिक था। अराउंड 22-20 रुपीज के आसपास मैंने कॉल भी दिया था, तभी भी एक रिवर्सल दिख रहा था स्टॉक में। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 2750 के आसपास, और वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगर वो 2750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको एक बार वापस ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 2900 लेवल। तो ओवरली अच्छा ही लग रहा है ग्रासिम। एक ट्रेंड काफी 12-13 दिन के गिरने के बाद अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल दिया है, पूरा ही अपने जितने लॉसेस है उसको रिक्लेम किया है। तो एक बार अगर किसी पोजीशन बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करे, और 2750 के ऊपर एक कंफर्म ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाएगा। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आपको अराउंड 2630 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्टॉक में, और टारगेट रहेगा अपना रीटेस्ट टू ऑल टाइम हाई। ठीक है, ग्रासिम को लेकर ये व्यू 3.5% के आसपास की शानदार तेजी है, और जो टारगेट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं ब्रोकरेजेस के। मॉर्गन स्टैनली ने इसको अपग्रेड किया है, इसकी चलती तेजी इसमें बन रही है। लेकिन चलिए अब हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का समय हो गया है, जहां पर हम गोते लगाते हैं रिसर्च के
के समंदर में और कुछ बढ़िया स्टॉक्स के लिए आपके लिए हम खोज कर रोज लेकर आते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस खास सेगमेंट की। और ये खास सेगमेंट लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे। अभिषेक, पहले तो आपको बहुत बधाई सुब्रोस की बहुत ही टाइमली रिसर्च को लेकर। सुब्रोस में कल भी हमने तेजी देखी और आज भी हम देख रहे हैं कि तेजी वो कंटिन्यू हो रही है। 3% के आसपास की मजबूती है, 800 रुपए के ऊपर भी निकला आज इंट्राडे में शेयर। ये तो पहले बधाई स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि सुब्रोस के बाद अब अगला जो दमदार खिलाड़ी है आपकी तरफ से कौन होने वाला है और आपकी नजर कहां पर गई है? जी हाँ, देखिए आज जो हम डिस्कशन के लिए स्टॉक चूज़ किया है वो हमने किया है जिंदल 100। जिंदल 100 को चूज़ करने की दो वजह थी कि पिछले दिनों स्टॉक में हमने एक तरीके का अंडर परफॉर्मेंस देखा था, बट हाल ही में हमने देखा है कि कंपनी ने अपने नए ग्रोथ प्लान्स को लॉन्च किया है। और इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि कंपनी जो है जो अब तक की डोमेस्टिक मार्केट से अपना बिजनेस कर रही थी, हालांकि एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर वगैरह थे, बट यहाँ पर जो डेवलपमेंट नए तरीके से आ रहा है वो ये हो रहा है कि कंपनी जो है मीना रीजन में अपने नए प्लांट सेटअप कर रही है। कंपनी की योजना है कि मीना रीजन में लगभग 3 प्लांट सेटअप किए जाएंगे और ये प्लांट लगभग 18 से 24 महीनों के बीच में ये प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने इस बात को भी जोर देकर बताया है कि जो कंपनी नए प्लांट सेटअप कर रही है उसके सामने जो उसको डिमांड की विजिबिलिटी क्लियर है। साथ ही साथ में जब कंपनी मीना रीजन में नए प्लांट जब सेटअप कर रही है तो डिमांड के साथ साथ उसको कुछ तरीके के जो लोकल सब्सिडी और इंसेंटिव्स के बेनिफिट होते हैं वो भी मिलेंगे। तो इस तरीके से 2 या 3 साल के लिए यहाँ पर एक ग्रोथ की विजिबिलिटी सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरे ट्रिगर्स कंपनी के अंदर हैं जो हमें इस कंपनी की तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं वो ये है कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। लगभग 11,300 करोड़ के आसपास के कंपनी का ऑर्डर्स ऑलरेडी हाथ में है और इस ऑर्डर्स में भी एक्सपोर्ट मिक्स ऑलरेडी 23% के आसपास है। हालांकि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर हमें लगता है कि चूंकि कंपनी का एक्सपोजर यूएस में बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो टैरिफ आ रहे हैं उसका असर कंपनी पर शायद नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक क्रिटिकल थिंग जिस पर कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि कंपनी का ने जो पिछले दिनों डेट रिडक्शन किया था उसका फायदा भी जो है उसके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। क्वार्टर 4 के नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 FY25 में जो इंटरेस्ट प्रोविजन है उसमें कमतर आई है। साथ ही साथ में जो कंपनी का गाइडेंस है वो आने वाले दिनों में 19 से 20% एबिटा मार्जिन के लिए गाइडेंस दिया है, जबकि उसका FY25 में एबिटा मार्जिन 16.5 के आसपास 16.5% के आसपास था। यानी कि आने वाले दिनों में जहां पर कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए नए कैपेक्स प्लान शेड्यूल कर रही है वहीं पर उसकी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने की भी योजना है। इसके अलावा आने वाले साल में जो कंपनी की नई कैपेसिटी एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो नई कैपेसिटी आ रही है उसका फायदा भी मिलेगा। जो जिस तरीके से उसका जो फिक्स कॉस्ट है उसमें जो है उसके कन्वर्जन में बेहतरी आएगी और उसका फायदा हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी में जो 3-4-5 कंसर्न्स थे वो ग्रेजुअली जो है डाइल्यूट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि जल जीवन मिशन से ऑर्डर इनफ्लो आने में दिक्कतें हो रही थी, परंतु पिछले क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने बात की उसमें ये कहा कि जो है वहाँ पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो है जल जीवन मिशन से जो है ऑर्डर इनफ्लो में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से जो आरबीआई ने रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट कट किया है और इससे जो अगर इंफ्रा सेगमेंट में रिवाइवल आता है तो उसका फायदा भी कंपनी को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट और वाटर सेगमेंट से के थ्रू जो है अच्छे ऑर्डर्स और अच्छा इनफ्लो जो है क्वार्टर 2 FY26 में एक्सपेक्ट कर रही है। इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं दूरगामी योजना, प्रॉफिटेबिलिटी में जो बढ़ोतरी आने की संभावनाएं और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन, तो लगता है कि जो स्टॉक ने पिछले दिनों अंडर परफॉर्म किया था वो कन्वर्ट हो सकता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक मार्केट परफॉर्मर, और अगर ये योजना है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ऐसी ही अगर लागू हो जाती है तो आउट परफॉर्मर बनकर उभरे। अभिषेक। इस कंपनी का जो की क्रक्स या बिजनेस मॉडल में की जो अट्रैक्टिंग पॉइंट ये है कि ये वेल डाइवर्सिफाइड है, तो इसलिए अगर ये मॉल वाले स्पेस या जो आपके कमर्शियल स्पेस में अगर प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो हो सकता है कि साइक्लिसिटी के साथ में उस पर किसी दौर में आपको ऊपर नीचे कुछ होता हुआ दिखाई दे, परंतु जो दूसरे उसके सेगमेंट है वो उसकी भरपाई कर लेंगे। कंपनी का परफॉर्मेंस जो पिछले एक साल में था उससे FY26 में जो है हम बढ़त
देखने को मिलेगी। और जो पिछले प्रोजेक्ट कंपनी के जो चलते आ रहे थे, हो सकता है कि वो भी अगर रेवेन्यू में टर्न हो तो अगले 2 साल में स्ट्रीट जो एस्टिमेट कर रहा है वो 2x काइंड ऑफ अ ग्रोथ इसकी सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहा है। सीवी सेगमेंट पे एसी केबिन वाला जो सेगमेंट है उसका ओवरऑल मार्केट जो है भारत में लगभग 400 से 450 करोड़ का है और सुब्रोस का टारगेट उसमें लगभग 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर हासिल करने का टारगेट है। आरओई का इंप्रूवमेंट, एबिटा मार्जिन का इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ टैक्स रेट में गिरावट, अगर इन तीनों चारों चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर देता हूं तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में कंपनी की जो बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी वो उसकी टॉप लाइन की ग्रोथ से ज़्यादा होगी। 5% से सुब्रोस के स्टॉक में 7% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। तो जिंदल सॉ पर अभी आपने हमारी डीप डाइव रिसर्च देखी और शेयर देखिए क्या कुलांचे भर रहा है। 10% ऊपर करीब ये शेयर है और 210 से 15 की रेंज में थोड़ा समय बिताने के बाद पिछले 2-3 सत्र से गजब का जोश शेयर में लौटा है और ये कंपनी यूएई में और सऊदी अरब में कुछ निवेश भी करने जा रही है, उसके चलते भी निवेशकों का भरोसा है। तो स्ट्रेंथ के बारे में हमने चर्चा कर ली और आज का हमारा बिग शो है। करीब करीब 10% की तेजी जिंदल सॉ में 250 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है और अपने हाइस के आसपास ही है। चलिए और इसी के साथ आपके लिए अब लेकर आएंगे एक ऐसा सौदा ऑप्शंस में जहां पर आपके लिए पैसे बनेंगे। तो ऑप्शंस के चैंपियन को साथ में जोड़ेंगे और आपकी कमाई को आगे बढ़ाएंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपकी नजर कहां पर है और कहां कमाई होगी आज? हाँ, शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, मार्केट में ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव नो डाउट ये लीड कर रहे हैं, बट साथ ही साथ अब देख रहे हैं दूसरे सेक्टर्स में भी आपको पार्टिसिपेशन दिख रहा है जो कि साइड लाइन्स पे थे, जैसे कि आईटी। तो आईटी में मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि मार्केट्स अपने ग्रेजुअली 25,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो दूसरे का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा थोड़ा आए, बीच में रेट सेंसिटिव थोड़ा सा पॉज ले लें। तो आईटी में मुझे लगता है कि एक रिकवरी का टोन, जिसमें कि टीसीएस अभी हाल फिलहाल में इसने करीब 3350 के पास अपने प्रीवियस स्विंग लो को रीटेस्ट किया, वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। आज स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को 20 EMA को रिक्लेम किया है और आईटी एज अ पैक वहां पे आपको अच्छा बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 3500 वाली जो कॉल है इसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं, जो कि करीब 41 के पास ट्रेड कर रही है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 28 का 65 तक के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको करीब 4200 का और 2275 तक के मैक्सिमम लॉस। ठीक है, 4200 का अधिकतम मुनाफा, 2275 का अधिकतम नुकसान और ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन से आपके स्क्रीन पर। टीसीएस की 3500 वाली कॉल में इन द मनी ये कॉल है, 41 रुपए के भाव पर ये फिलहाल ट्रेड कर रही है। लक्ष्य 65 का, स्टॉप लॉस 28 का। आज हम देख रहे हैं कि आईटी में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। टीसीएस में तो बढ़िया मूव है 1% के आसपास के, क्योंकि नेस्डेक में कल भी हमने देखा कि तेजी जारी रही, 61 पॉइंट की ही सही, बट वहां पर मोमेंटम बरकरार रहा। निफ्टी 25,100 के आसपास टिकने की कोशिश, कल 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग थी। 25,160 कल का इंट्राडे हाई था। आज 25,200 के मुहाने पर जाकर वहां से इंडेक्स ये फिसला है। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। नेस्को में अच्छी तेजी देखने को मिली है, 7.5% के आसपास की। चंदी जी, नेस्को जरा बताइए कैसी लगती है कंपनी आपको? काफी टाइम के बाद हम इस तरह की मूव इसमें देख रहे हैं। 1000 के ऊपर निकला है और 3-4 सत्र से हम शेयर में मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नेस्को की बात करें उससे पहले एक काउंटर जो हमने सुबह डिस्कस किया था उसके बारे में बोलना चाहूंगा, वो है एचएएल। आज के जो टॉप ट्रेड्स में एचएएल की बात की और एचएएल में काफी अच्छा मोमेंटम है। आई थिंक 2.5 से 3% की रैली यहाँ पे बन रही है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नेस्को काफी अच्छा काउंटर रहा है, एक लगभग यहाँ पे देखोगे तो 18-20 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। 985 990 के जो मल्टीपल हर्डल थे वो यहाँ पे डिसास्टरली पार हुए हैं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 1000 का ट्रेलिंग सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1060 1075 तक के टारगेट आपको नेस्को में मिल सकते हैं। नेस्को को लेकर ये वो बहुत पहले हमने जिलेट के बारे में चर्चा की थी। थोड़े लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं वैसे जो मल्टीनेशनल्स हैं।
जिलेट में आज रफ्तार अच्छी है, 10,000 रुपए के ऊपर ये फिर से ये शेयर गया है। चंदन जी, बढ़िया मूव्स आए हैं, मतलब इतने बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी पिछले महीने भर में करीब 25-26% ये शेयर चला है। जिलेट में मान लीजिए जिनकी एंट्री हो 8,000 से 8,500 के रेंज में, 9,000 के आसपास तक, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें इसमें? जिलेट ये ऐसे काउंटर है जिनको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और ओवरऑल देखें तो पिछले 2-3 सालों से अच्छा मूवमेंट बना है। 4,000 से लेके कहीं ना कहीं 10,000 तक की रैली पिछले 2-2.5 सालों में देखने को मिली है। पिछले 5 सप्ताह में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 7,500 से लेके 10,000 तक का रनअप आया है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें। 9,700 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 10,400 10,700 तक के पोजिशनल टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जी, काफी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है। जो भी ट्रेड करें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें, और काफी स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट को यहाँ पे एडवाइज कर चुके हैं। बिल्कुल चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बाजार पर अपनी राय और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सीधा हेडलाइंस के साथ।